यहां से वाष्पोत्सर्जन हुआ और दोबारा से फिर यहां आया और बरसात के रूप में फिर दोबारा से, तो ये इस तरीका से बरसात आया, बरसात के बाद में पानी फिर दोबारा से इवोपरेट होना प्रारंभ हो जाएगा। तो ये एक चक्र बनता है। कनेक्ट करना है, देखो आप कनेक्ट कर लिए तो समझो इजी है, यूपीएससी फिर इजी है, अगर आप रटने बैठेंगे तो फिर कुछ भी इजी नहीं है। तो हमारी सॉइल जो है इंडिया की, उसके अंदर किसकी कमी है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की कमी है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की हमारे यहाँ पे कमी है, मिट्टी के अंदर ये नेचुरली कमी है। लेकिन अब जो उन्होंने चेंज किया है उसमें कितना अच्छा, ये जो मेरिट है वो भी नीचे जानी है। हाँ, 40 या 39 जो क्वेश्चन आपके सही है तो वहां तक आप सही है, आप सुरक्षित है, मैं ऐसा मानता हूं। और ये देखा गया है कि जो समुद्र की जो सिक्वेस्टेशन है वो कमजोर हो रही है। इससे क्या होने वाला है कि एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन कंसंट्रेशन हो जाएगा, जिससे और भी भयावह स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बोलो, नाइट्रोजन है कितना है? 78% है। इसीलिए क्या है, ये नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा जो स्रोत है वो कौन है भाई? हाँ, एनाबीना और स्प्रुलिना। ये पेपर में आया हुआ प्रश्न है। हाँ, ये आया हुआ है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। यह है नाइट्रोजन वायुमंडल में विलुप्त हो जाती है, यह नाइट्रोजन वायुमंडल में विलुप्त हो जाती है। इस प्रकार नाइट्रोजन चक्र पूर्ण हो जाता है। कितनी सुंदर बात है फ्रेंड्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने बायोटिक इंटरेक्शंस देखे थे, जहां हमने अलग अलग तरीका से देखा था कि दो जीव जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उनमें किस प्रकार से वो इंटरेक्शन करते हैं एक दूसरे से। कभी वो एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, कभी विन विन सिचुएशन होती है दोनों के लिए, कभी दोनों के लिए ही क्या हानि की सिचुएशन होती है जहां दोनों को ही हानि पहुंचती है। उदाहरण के लिए जैसा कंपटीशन, और एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर वो एक दूसरे से बिल्कुल कोई भी एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, जिसे हमने न्यूट्रलिज्म बोला था। आज हम उसके बाद देखेंगे, और जहां हम देखने वाले हैं बायो जियो केमिकल साइकिल। फ्रेंड्स, तो ये लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 6। यह लेक्चर है, आप लिखेंगे लेक्चर नंबर 6, यूनिट फर्स्ट, पार्ट 6। इस यूनिट का ये लास्ट लेक्चर है। सब टॉपिक जो है इसका नाम भी आप लिखेंगे, सब टॉपिक का नाम है जैव भू रासायनिक चक्र। जैव भू रासायनिक चक्र, बायो जियो, इसका इंग्लिश में बोलेंगे बायो जियो केमिकल साइकिल। ठीक है, और इसमें आप देखेंगे बायो जियो केमिकल साइकिल में इसे हम देखेंगे, और आप इसका पहला पॉइंट लिखेंगे कि बायो जियो केमिकल। इसके नाम से भी आपको वैसे तो लगा होगा कि भू रासायनिक चक्र, यानी कि जो हमारी लैंड है, जो हमारी पृथ्वी है, वहां पर अनेक तरीका की जो क्रियाएं होती हैं, रिएक्शंस होती हैं, जिन्हें हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। और वो जैसे कि वाटर है, वाटर में मैं आपको आसान बताता हूं पहले, जो आपको समझ में भी आए। वाटर का होता क्या है? वाटर का जो है इवेपोरेशन होता है, वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। और वो जाकर के कहां? आसमान में। यानी कि अभी आप इतना ही समझे, मैं आपको बहुत ज्यादा विज्ञान की ओर लेकर जाऊंगा तो आप बोर हो जाएंगे। कंडेंसेशन, और कंडेंसेशन होने के बाद में दोबारा से वो फिर बरसात के लिए तैयार हो जाता है और फिर पृथ्वी पर आता है। तो ये एक चक्र बनता है जिसे हम वाटर साइकिल बोलते हैं। इसी तरीका से अनेक सारी साइकिल्स होती हैं जिनकी यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, अच्छे से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप इसका जो पहला पॉइंट है वो आप लिखेंगे पोषक तत्व। लिखेंगे, पहला पॉइंट डालेंगे इसमें, ABC आप करके भी लिख सकते हैं, या फर्स्ट सेकंड थर्ड करके लिखेंगे पोषक तत्व और महत्वपूर्ण लघु। लिखेंगे पोषक तत्व और महत्वपूर्ण लघु व दीर्घ तत्वों, जैविक या अजैविक घटकों से जैविक घटकों में गति के फलस्वरूप पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक तत्वों का प्रवाह, पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक तत्वों का निर्वाह होता है। इसे भू जैव रासायनिक चक्र कहते हैं। ये आपको समझ में आया? यानी कि जो पोषक तत्व होते हैं उनका लघु या दीर्घ दोनों ही उसमें, यानी कि जिसे हम बोलते हैं मेजर एलिमेंट, और दूसरे को हम बोलते हैं माइनर एलिमेंट्स। इन दोनों का ही क्या होता है जैविक और अजैविक घटकों के माध्यम से ही इनका पारिस्थितिकी तंत्र में प्रवाह होता है। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये जाते हैं। जैविक और अजैविक का मतलब यहाँ पे क्या है?
जैविक का मतलब है जैसे कि मनुष्य के द्वारा, किसी एनिमल के द्वारा। इसका जो है आपको उदाहरण के लिए मैं बताऊं कि जब हमारा बॉडी है किससे मिलकर बना है, इसमें हड्डी है, हड्डी किससे मिलकर बना है, फास्फोरस से मिलकर बना है। तो अगर कोई भी व्यक्ति है जब वो मर जाता है तो उसकी जो हड्डियां हैं वो दोबारा से क्या हो जाएंगी, दोबारा से क्या हो जाएंगी, वो दोबारा से मिट्टी में मिलेंगी और उसको पोषित करेंगी। जब ही तो बोला था ना, हाँ किसने बोला था बोलिए, विवेकानंद जी ने बोला था या दयानंद सरस्वती जी ने? दयानंद सरस्वती जी ने बोला था। क्या बोला था? उन्होंने ये बोला था कि जो मेरी मिट्टी है यानी कि उनकी जो राख है उसको कहां डाल देना चाहिए, उनको खेतों में डाल देना चाहिए। उसके पीछे जो तर्क था वो यही था क्योंकि उनका जो बॉडी है वो इसी भू तत्वों से मिलकर के बनी है जिसे बोलते हैं 5 तत्व। और ये जो भू तत्व है इन्हीं को दोबारा से मिट्टी में मिल जाना है जो कि पोषक तत्वों की कमी पूर्ति करते हैं। ठीक है, हाँ ये आपको जानना। तो ये हो गए जैविक घटक के द्वारा। और अजैविक घटक में जैसे कि बरसात के रूप में मैंने आपको भी बताया है, बरसात के रूप में मैंने आपको बताया है जल का वाष्पोत्सर्जन होना और दोबारा से उसका क्या है, बारिश के रूप में बरस जाना ही क्या है, ये अजैविक घटक है। अब आप देखेंगे सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे खनिज पोषक तत्वों के चक्रीकरण में, खनिज पोषक तत्वों के चक्रीकरण में जैविक और भौतिक वातावरण विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं रूपांतरण के माध्यम से समान रूप से सम्मिलित होते हैं। इसलिए इस प्रक्रिया को जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। यानी कि जो खनिज है यानी कि जो पोषक तत्व है उनके चक्रण में भौतिक वातावरण और मनुष्य यानी कि जैव अजीव दोनों ही समान रूप से कंट्रीब्यूट करते हैं। इसीलिए इसे जैव मतलब कि जो जीवित है, और अजैव यानी भू रासायनिक यानी कि जो क्या है अजैव है, वो दोनों के दोनों मिलकर के समान भूमिका इसमें निभाते हैं। आगे लिखेंगे सी, थर्ड पॉइंट लिखेंगे। इसका लिखना कैसे है ये आपको समझ में आया है। कीवर्ड्स में आपको लिखना है, जैसा मैं बोल रहा हूं एग्जैक्ट वैसा नहीं लिखना है। जैसे कि अभी मैंने सेकंड पॉइंट आप में इसमें बोला था, सेकंड पॉइंट में मैंने बोला था खनिज पोषक तत्वों के चक्रीकरण में जैविक और भौतिक, जैविक मतलब है जैविक और भौतिक दोनों ही समान रूप से अपनी भूमिका निभाते हैं, इसीलिए इसे जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। तो आपको जैव भू रासायनिक चक्र क्या है, यानी कि जहां जैव और अजैव दोनों ही समान रूप से भूमिका निभाते हैं। तो आपको क्या लिख लेना है, जैव प्लस अजैव समान रूप से भूमिका बराबर जैव भू रासायनिक चक्र, बस इतना लिखना है ताकि आप इसे समझ जाएं और जब कभी आपको जरूरत हो तो एक पैराग्राफ के रूप में फिर आप इसको क्या है एक्सप्लेन कर दें। ये है आपका उद्देश्य और इसी प्रकार से नोट्स आपको बनाने हैं। लिखेंगे सी पॉइंट लिखना, थर्ड पॉइंट है इसका लिखना, इसे पोषक तत्व समाप्त नहीं होते। अब आप इसे ब्रॉड में करके देखना, थोड़ा इसे आप ब्रॉड में करके देखना, क्या कोई भी तत्व समाप्त होता है? पोषक तत्व आप इसे ब्रॉड में, अभी इसे इस वाले पॉइंट को थोड़ा अलग तरीका से देखते हैं। अब कोई भी तत्व जो यहाँ एग्जिस्ट करता है कभी समाप्त होता है? नहीं होता। आपको पता है हिंदुइज्म में क्या मानते हैं, जो हिंदुइज्म है उसमें क्या मानते हैं कि आत्मा कभी नहीं मरती। मनुष्य का जो शरीर है वो मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा अजर और अमर है, यानी कि वो भी समाप्त नहीं होती। अब आप बात कीजिए आइंस्टीन की, आइंस्टीन ने क्या बोला था? आइंस्टीन ने कहा था कि एनर्जी कभी भी समाप्त नहीं होती, बल्कि वो एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है, समाप्त वो भी नहीं होती। जल भी समाप्त नहीं होता। यहां इस प्रकृति के अंदर कुछ भी समाप्त नहीं होता। और हिंदुइज्म की ये जो सिद्धांत है ये कहां से आता है? ये इसी से आता है कि प्रकृति में कुछ भी समाप्त नहीं होता। अगर प्रकृति में आप बहुतायत में देखते हैं, जो आप मेजॉरिटी में देखते हैं, जो आपका ऑब्जर्वेशन है वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि कुछ भी समाप्त नहीं होता। और अगर कुछ भी समाप्त नहीं होता इसका मतलब है आत्मा कैसे समाप्त हो सकती है? आत्मा जो है वो कभी नहीं मरती, आत्मा अजर और अमर है। हाँ, तो इसलिए आपको उसी सिद्धांत पर देखना कि यहां पर जो लिखा है कि पोषक तत्व कभी समाप्त नहीं होते, बल्कि बार बार पुनर्चक्रित होते हैं, वे अंत काल तक संचालित होते हैं। अंत काल तक, अब पता नहीं कब तक चलेंगे, वो इन्फिनिटिव है। ठीक है, हाँ। उदाहरण के लिए जब हम सांस लेते हैं तो हम कई मिलियन परमाणुओं को अपने अंदर इनहेल करते हैं, यानी कि अंदर खींच लेते हैं, जो कि हमारे पूर्वजों या अन्य जीवों द्वारा ली गई सांस हो सकती है। अब आगे समझ में, यानी कि अभी आप जहां बैठे हैं वहां बहुत सारे और भी जीव होंगे, चूहे होंगे और भी मेंढक हो सकते हैं, सांप भी हो सकता है, पता नहीं क्या क्या हो सकता है।
तो जो आपके आसपास है, हो सकता है कि जो सांस आप अभी ले रहे हैं अभी किसी सांप ने छोड़ा हो सकता है किसी चिड़िया ने उसे छोड़ा हो सकता है किसी और पशु पक्षी ने उस सांस को छोड़ा हो। और अगर आप इसे और ब्रॉड पर्सपेक्टिव में जाकर के देखते हैं तो हो सकता है कि जो आपके बुजुर्गों ने यहाँ सांस ली थी वही सांस आप ले रहे हो, वही ऑक्सीजन, वही है सब। हाँ, अब ये मत कहना कि सर उन्होंने तो लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी थी। कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो भी आप ऑक्सीजन लेते हैं ना, उसका कितना % आप अपने अंदर रखते हैं, आप इसे सर्च करना। अगर हमने 100% ऑक्सीजन अपने अंदर ली, उसका कितना % हम अंदर रखते हैं, बाकी बाहर आ जाती है। अगर आपके फेफड़े बहुत ज्यादा स्वस्थ है, बहुत ही ज्यादा स्वस्थ आपके फेफड़े हैं, तो कितने % आप इनहेल करके ऑक्सीजन अपने अंदर रख सकते हैं, बाकी तो सब बाहर आ जाने वाली है। इसे आप लिख करके कमेंट में देना, मैं आपको काम देता हूं ताकि आप कमेंट तो करें। इतने लोग वीडियो देखते हैं, कोई कमेंट, आपको 10 कमेंट आते हैं, 10-15 कमेंट आते हैं, लोग 400 500 1000 लोग वीडियो देख रहे हैं, लेकिन कमेंट आपके 10 आते हैं। तो इसलिए मैं आपको काम देना मैंने प्रारंभ कर दिया है कि आपसे पूछूंगा तब तो आप कमेंट करेंगे। भाई इतना तो आप कम से कम करेंगे, नहीं करेंगे? हाँ, अब ये बहाना है आपके पास, ठीक है। सर्च कर लेना इसे, हाँ सर्च कर लेना, हेल्दी लंग्स हाउ मच ऑक्सीजन कैप्चर, यानी कि वो कितनी ऑक्सीजन कैप्चर करके रख सकते हैं, ठीक है। हाँ, जो उन्होंने ली थी वही ऑक्सीजन आप आज ले रहे हो। और यही जो पर्सपेक्टिव है, ये क्या कहता है, आपने एक कहावत, आपने ही जो YouTube पर भी या बहुत जगह आपने देखा होगा, वो कहते हैं कि जो भी आप मांगते हैं, जो आप मांगते हैं वो पूरा हो जाएगा। ये अफर्मेशंस का नाम आपने सुना होगा कि ऐसी अफर्मेशंस लें, ऐसी वाइब्रेशन आप छोड़ें, जो आप बोलते हैं, जो आप करते हैं, जो आप वाइब्रेट करते हैं, ब्रह्मांड भी आपकी हेल्प करता है उन्हीं वाइब्रेशन पे। यानी कि नेगेटिव सोचोगे तो आपके साथ नकारात्मक होने लगेगा, और अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपके पास साथ सकारात्मक होने लगेगा। तो ये कहां से आता है कि जो भी अब मैं बोल रहा हूं, अभी भी मैं जो बोल रहा हूं ना, ये अब कभी भी समाप्त नहीं होने वाला इस ब्रह्मांड से। ब्रह्मांड कितने असंख्य ब्रह्मांड है, मैं अभी सिर्फ इस ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं, हाँ इस वाले ब्रह्मांड की जहां हम हैं। इस ब्रह्मांड में ये जो मैं बोल रहा हूं ये कभी समाप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारी वॉइस है ना, वो क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और एनर्जी क्या बोला था याद करो, एनर्जी कभी समाप्त नहीं होती। तो इसीलिए फ्रेंड्स, जो मैं बोल रहा हूं ना, उसे आपको पर्सपेक्टिव ब्रॉड करके देखना है। अगर आप ये सब कार्य करने लगे ना, यूपीएससी का है, यूपीएससी क्या है, सब कुछ ऐसे चुटकी में होने लगेगा। आप जोड़ना तो सीखें, जो भी आपके पास है ना, हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन हम रोते किसके लिए, जो हमारे पास नहीं है। यही आप अब यूपीएससी में देखना, यूपीएससी के लिए आप पास करने के लिए आपके पास सब कुछ है, जरूरत है उसे सही से यूटिलाइज करने का, ठीक है। हाँ, लिखेंगे 4th पॉइंट, 4th पॉइंट लिखेंगे, पारितंत्र के विभिन्न घटकों के माध्यम से, पारितंत्र के विभिन्न घटकों के माध्यम से पोषक तत्वों को गतिशीलता को, लिखना, पारितंत्र के विभिन्न घटकों के माध्यम से पोषक तत्वों की गतिशीलता को पोषण चक्र कहा जाता है। पारितंत्र के विभिन्न घटक, आप याद करना पारितंत्र के घटक कौन कौन से हैं। हाँ, पारितंत्र के विभिन्न घटकों के माध्यम से पोषक तत्वों की गतिशीलता को पोषण चक्र कहा जाता है। वो गतिशीलता है, याद आ गया, ये जो मैंने बनाया, यहां से वाष्पोत्सर्जन हुआ और दोबारा से फिर यहां आया, और बरसात के रूप में फिर दोबारा से, तो ये इस तरीका से बरसात आया, बरसात के बाद में पानी फिर दोबारा से इवोपरेट होना प्रारंभ हो जाएगा। तो ये एक चक्र बनता है, और ये पारितंत्र के जो विभिन्न घटक है उनके हेल्प से ये सब कुछ होता है। पोषक, हाँ, पोषक चक्र के प्रकार, पोषक चक्र के प्रकार डालेंगे इसमें इस तरीका से, पोषक चक्र के प्रकार। लिखेंगे पोषक चक्र के प्रकार में आप लिखेंगे पोषक चक्र एक अवधारणा है, पोषक चक्र एक अवधारणा है जो बताती है, पोषक चक्र एक अवधारणा है जो बताती है कि कैसे पोषक तत्व भौतिक पर्यावरण से जीवित इकाइयों में, कैसे पोषक तत्व पर्यावरण से जीवित इकाइयों में स्थानांतरित होते हैं और उसके बाद वे भौतिक पर्यावरण में पुनर्चक्रित होते हैं। याद आ गया? कनेक्ट करना है। देखो, आप कनेक्ट कर लिए तो समझो इजी है, यूपीएससी फिर इजी है। अगर आप रटने बैठेंगे तो फिर कुछ भी इजी नहीं है।
फिर आप टिपिकल हो जाएंगे, फिर आप ऐसे चक्र में फंस जाएंगे। मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, कनेक्ट करना ही नहीं, सबको कनेक्ट करना। ऐसा नहीं है मैं आपको आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ाऊंगा, आपको हिस्ट्री भी, हिस्ट्री के अंदर हिस्ट्री तो एक नाम है जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, आपको पोस्ट इंडिया इंडिपेंडेंस, ये सारा पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, एक अलग ही। आपको ना तो यूट्यूब पर देखा है ना आप आगे देखेंगे, वो यही है वो यूनिकनेस यहीं पे है। इससे आप इस तरीका का जो तारतम्यता है वो कहीं देख ही नहीं पा सकते, क्योंकि मेरे पास में खजाना है ताकि मैं इन्हें इंटरकनेक्ट करूं। आपको बस मेरे साथ जुड़े रहना है, बस मेरे साथ जुड़े रहना है। आप देखेंगे कि आपके लिए ये खेलते खेलते सारी चीज हो जाने वाली है। हाँ, और इसी पे मैं आपको बताता हूं, आज तेरे लिए वक्त का इशारा है, देखता देखता ये सारा जहां सारा है, फिर भी तुझे रास्तों की तलाश है, आज फिर तुझे मंजिलों ने पुकारा है। तो मंजिल आपको पुकार रही है, आपके आईएएस ड्रीम आपको पुकार रहे हैं, लव्सना आपको पुकार रहा है। आप जो डिजर्व करते हैं, जो आपको ईश्वर ने टैलेंट दिया है, आपको उसके साथ जस्टिस करना है, और उसके साथ जस्टिस करना चाहते हैं तो मेरे साथ लगे रहें, आपका सिलेक्शन होगा, और ये अपनी योग्यता के साथ आपका न्याय होगा। आपका न्याय क्या है? यही है आपका न्याय। आप दूसरों के साथ तो न्याय जब करेंगे जब पहले अपने साथ तो न्याय कर लें। जस्टिस, हाँ, गांधी जी की बात याद रखना है, शुरू अपने से करना है। अगर दुनिया बदलना चाहते हो तो शुरुआत अपने से करो, खुद को बदलो पहले, और फिर दुनिया बदलना। ठीक है, ठीक है, लिखेंगे पोषक तत्वों का प्रवाह, ये समझ गए। भौतिक पर्यावरण, ये पहला वाला पॉइंट आप समझ गए कि वो अभौतिक से भौतिक में कैसे अभौतिक यानी कि जैव, अजैविक से जैव में आते हैं और फिर अजैविक में मिल जाते हैं। वही ये 5 तत्व, यानी कि मनुष्य 5 तत्वों के मेल से बना है, और मरने के बाद वो 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। तो यही है वो तत्व जो जिससे हम बने हैं, और वो फिर दोबारा से उसी में मिल जाएंगे। इस कंसेप्ट से आप ऐसा जोड़ेंगे, एकदम समझ में आ जाएगा। लिखेंगे पोषक तत्वों का प्रवाह, इसका बी पॉइंट है, ए या बी जो भी है आप लिखेंगे, या 1 2 3 करके लिखेंगे। पोषक तत्वों का प्रवाह भौतिक पर्यावरण से, पोषक तत्वों का प्रवाह भौतिक पर्यावरण से पौधों में, जंतुओं में, तथा फिर से पर्यावरण में जाता है, और यह प्रक्रिया पारिस्थितिकी तंत्र की अनिवार्य प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया पारिस्थितिकी तंत्र की अनिवार्य प्रक्रिया है। तो अनिवार्य प्रक्रिया क्या है? जैव से अजैव, और अजैव से फिर जैव, जैव से अजैव, अजैव से फिर जैव, ये दोबारा से जो चक्र है ना, ये घूमता रहता है। अब थर्ड पॉइंट पे लिखेंगे पोषक चक्र का अध्ययन विशिष्ट पोषकों के संदर्भ में किया जाता है। पोषक चक्र का अध्ययन विशिष्ट पोषकों के संदर्भ में किया जाता है। अब देखो, ऐसे तो हजारों पोषक तत्व हो सकते हैं, लेकिन हम अपनी यूपीएससी के लिए कुछ सेलेक्टेड पढ़ेंगे जिससे प्रश्न आते हैं, या जो आपको समझने में आसानी भी रहेगी, और आपका जो सिलेबस है वो भी कवर हो जाएगा। ठीक है, पर्यावरण में प्रत्येक पोषक चक्र के लिखेंगे, पर्यावरण में प्रत्येक पोषक चक्रण का एक विशेष प्रतिरूप होता है। एक विशेष प्रतिरूप होता है। पोषक चक्रों में कार्बन लिखेंगे, पोषक चक्रों में कार्बन पोषक चक्र लिखेंगे, पोषक चक्रों में कार्बन पोषक चक्र व नाइट्रोजन पोषक चक्र सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कार्बन पोषक चक्र और नाइट्रोजन पोषक चक्र सबसे महत्वपूर्ण है। ये दोनों चक्र मृदा के पोषक चक्र के संदर्भ में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अब आप इसे कनेक्ट कर पा रहे हैं। मैंने आपको बताया था एनपीके। अब आपको पता है जो हमारी सॉइल है, मैं भारत के भी संदर्भ में बात करूं तो हमारी सॉइल जो है इंडिया की, उसके अंदर किसकी कमी है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की कमी है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की हमारे यहाँ पे कमी है। मिट्टी के अंदर ये नेचुरली कमी है, तो इसे पूरी करते हैं। आपने देखा होगा जब ये कमी होती है तो लोग कहते हैं कि भाई अगर आपकी जो भूमि है अगर वो किसी तरीका से बंजर हो रही है तो आप क्या करें? आप वहां पर दालें उगाएं, यानी कि जिन्हें हम लिग्यूमिनस प्लांट बोलते हैं। लिग्यूमिनस प्लांट, हाँ, यानी कि दाल जिन्हें बोलते हैं, उन प्लांटों को आप उगाएं। चना उगाएं, उड़द उगाएं, मूंग के इस तरीका से उगाएं ताकि आपकी जो मिट्टी है वो उर्वरक हो जाए। अब आप कहेंगे सर ये उर्वरक कैसे हो सकती है?
क्योंकि फ्रेंड्स जो ये ल्यूमिनस प्लांट होते हैं उनके जड़ में ही एक क्या होता है, एक जीव पाया जाता है। आप अभी इतना ही समझे, मैं बाद में तो उसे बताऊंगा, जिसका नाम बैक्टीरिया नाम आगे तो बैक्टीरिया तो आप समझ गए होंगे। तो ये जो बैक्टीरिया है ये क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ द नाइट्रोजन करता है। अब आ गया समझ में, सिंथेसिस जोड़ता है, नाइट्रोजन को बनाता है। और ये कौन सा है, ये कौन सा रिलेशनशिप है, विन विन सिचुएशन वाला रिलेशनशिप हो गया। याद करो, अब याद करो मैंने जो आपको पढ़ाए थे। हाँ, तो ये जो विन विन सिचुएशन वाला जो है, यानी कि दोनों को फायदा है। दोनों को कैसे फायदा है, यानी कि जो प्लांट है उसको क्या मिल रहा है, वहां से नाइट्रोजन मिल रही है, और जो बैक्टीरिया है इसे क्या मिल रहा है, इसे मिल रहा है वहां पे रहने के लिए आवास। समझ गए, दोनों को फायदा हो रहा है। इसलिए आपसे पूछ सकता है कि जो ल्यूमिनस प्लांट की जो जड़ है उसमें रहने वाला जो भी जीव है, बैक्टीरिया है, उनके बीच में किस तरीका का जो बायोटिक रिलेशनशिप है, हाँ हाँ इंट्रैक्शन है, बायोटिक इंट्रैक्शन किस तरीका का है। तो आपको याद रखना है ये इसके अंदर है विन विन सिचुएशन, यानी कि दोनों का पॉजिटिव। हाँ, क्या बोलते हैं उसे, कमेंसलिज्म। हाँ, कमेंसलिज्म यानी कि दोनों को फायदा, विन विन सिचुएशन वाला है। लिखेंगे अब आप, अब लिखेंगे जो भी इसका है, लिखेंगे प्रतिस्थापन अवधि के आधार पर, लिखेंगे प्रतिस्थापन अवधि के आधार पर, प्रतिस्थापन अवधि के आधार पर अवधि के आधार पर एक पोषण चक्र पूर्ण व अपूर्ण प्रकार के होते हैं। यानी कि प्रतिस्थापन अवधि के आधार पर जो पोषक चक्र होते हैं उन्हें हम पूर्ण भी कह सकते हैं या अपूर्ण भी कह सकते हैं। अधिकतर गैसीय चक्रों को सामान्यतः पूर्ण चक्र माना जाता है, ये फैक्ट है। यानी कि जो गैसीय चक्र होते हैं उनको एक पूर्ण चक्र के रूप में हमें वर्गीकृत किया गया है। तो ये फैक्ट याद रखना, पूछ सकता है कि कौन से चक्र को पूर्ण चक्र माना जाता है, या फिर आपको 1 2 3 वो ही देगा कि गैसीय चक्र पूर्ण चक्र होते हैं, और 2 और दे देगा आपसे और कहेगा कि एक सही है, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3। अच्छा, 1 बजे की बात और मैं आपको साझा करना चाहता हूं आपके साथ। जो यूपीएससी ने वो विकल्प का जो पैटर्न सेट किया है उसके लिए बड़ी हाय हाय तौबा मच रही है, और यूट्यूब पर लोग भर भर के वीडियो डाल रहे हैं, यूपीएससी ने ये कर दिया, यूपीएससी ने वो कर दिया। भाई, एलिमिनेशन टेक्निक आपने पता होगा कितने प्रश्न में लगती थी। अगर आपकी तैयारी नहीं थी तो आप 10 प्रश्न या 5 प्रश्न भी नहीं कर पाते। अगर आपकी ऐसी तैयारी नहीं थी कि आप एग्जाम पास कर पाए, तो एलिमिनेशन मेथड आपके कितने प्रश्नों में काम करता, 10-5 प्रश्नों में। चलो मैं 5 प्रश्न मान के चलो, यूपीएससी इतना स्कोप नहीं देती थी। लेकिन अब जो उन्होंने चेंज किया है उसमें कितना अच्छा, ये जो मेरिट है वो भी नीचे जानी है। हाँ, 40 या 39 जो क्वेश्चन आपके सही है तो वहां तक आप सही है, आप सुरक्षित है, मैं ऐसा मानता हूं। तो वो नीचे जाना है, तो आप क्यों इतना है तो मचा रहे हैं कि इसने ये बदल दिया और वो बदल दिया। लेकिन उसने, आपको पता है कि ऑब्जर्वेशन के प्रश्न बढ़ाए हैं। जो पहले वो स्टेटमेंट देते थे वो टिपिकल देते थे जब वो एलिमिनेशन मेथड कार्य करता था, लेकिन अब उन्होंने वही विकल्प जो सेट किए हैं, इस वजह से जो स्टेटमेंट है वो आसान बनाए हैं। और आसान किस मायने में है, आप प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन करें। आसान ये नहीं है कि किसके लिए आसान, नहीं, मैं कंपैरिजन कर रहा हूं जो प्रीवियस ईयर के पेपर से उनके आधार पर। फिर ये क्या अभी की बार ऐसा हुआ है, नहीं, यूपीएससी ने तो 2021-22 में भी ये संकेत देने शुरू कर दिए थे कि हम इसे चेंज कर रहे हैं। आप जो पाइपलाइन में लोग होते हैं उनके लिए मौका है, वो उस तरीका से तैयारी करें, और यूपीएससी के जो टेस्ट सीरीज बनाते हैं उनके लिए भी है। तो इनकी बातों में ना ही कुछ बहुत ज्यादा बदल नहीं गया है। अगर आप यहाँ पे हैं, मेरे साथ हैं, तो आप धमाल करने वाले हैं, गर्दा उड़ा देंगे आप, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। अब आप लिखेंगे इसी के साथ में, लिखेंगे इसके विपरीत कौन सा पॉइंट है ये डाल लेना, 4th या 5th जो भी पॉइंट है आप डालेंगे, इसे लिखेंगे इसके विपरीत अवसादी चक्र। इसके विपरीत अवसादी चक्र अपेक्षाकृत अपूर्ण चक्र माना जाता है। अवसादी चक्र अपेक्षाकृत अपूर्ण चक्र माना जाता है क्योंकि चक्र की क्रियाविधि के दौरान कुछ पोषक तत्वों का क्षय होता है। क्योंकि चक्र की क्रियाविधि के दौरान कुछ पोषक तत्वों का क्षय होता है, क्षय मतलब ह्रास होता है, कुछ जो पोषक तत्व हैं वो लूज कर जाते हैं, तथा पोषक तत्व अवसादों में निक्षेपित हो जाते हैं। इस प्रकार पोषक तत्व पुनः चक्र के लिए तत्कालिक रूप से उपलब्ध नहीं हो पाते। हाँ, इसलिए पोषक तत्व
हाँ, अवसादों में निक्षेपित हो जाते हैं और इस प्रकार पोषक तत्व पुनः चक्रण के लिए तात्कालिक रूप से उपलब्ध नहीं हो पाते। आगे लिखेंगे भंडार के रूप में, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे भंडार के रूप में, भंडार के स्वरूप लिखेंगे, भंडार के स्वरूप के आधार पर, भंडार के स्वरूप के आधार पर, भंडार का मतलब समझ रहे हैं जहां वो एकत्रित होते हैं। पोषक चक्र दो प्रकार के होते हैं, गैसीय चक्र और अवसादी चक्र। कितने प्रकार के होते हैं पोषक चक्र? कौन कौन से होते हैं? पहला है गैसीय चक्र, और दूसरा है अवसादी। सेडिमेंट, अवसाद, अवसाद समझ रहे हैं ना, सेडिमेंट मिट्टी। हाँ हाँ, लिखेंगे गैसीय चक्र जो हमने अभी देखा है, इसमें वायुमंडल, हाँ इसमें भंडारण वायुमंडल या जल मंडल के अंदर होता है। वायुमंडल यानी कि जब आप अभी यहाँ पे हम हैं तो हमारे चारों ओर क्या है? वायुमंडल है। वायुमंडल में क्या है? गैसेस है। गैसेस जानते हैं सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है वायुमंडल में? बोलना बोलना, हाँ नाइट्रोजन। कितना? 78%। हाँ ये सही सही पहुंचे आप, सही पकड़े हैं, हाँ सही पकड़े हैं आप। तो ये 78% होती है इसमें नाइट्रोजन। ये प्रश्न आता रहा है और आता रहेगा, आप इसके लिए तैयार रहना। और जलमंडल, जलमंडल का मतलब है कि जल के अंदर भी क्या है? जल के अंदर भी क्या है? पोषक तत्व है। जैसे कि अब समुद्र का जल है, समुद्र के जल में क्या है? सोडियम। याद आ गया? पीछे मैंने एक बार बताया है आपको, तो याद रखना इसे। तो ये होगा गैसीय चक्र। अब वहां अवसादी चक्र की बात करेंगे, यानी कि सेडिमेंट यानी मिट्टी के अंदर। इसमें जो भंडारण है वो पृथ्वी के क्रस्ट के अंदर होता है। पृथ्वी का जो क्रस्ट है उसके अंदर इसका भंडारण होता है। ठीक है, और अब आप डालकर लिखेंगे गैसीय चक्र के आगे, या तो आप यहीं पर लिख लेंगे, चलो यहां पर डाल लेंगे गैसीय चक्र। लिखेंगे गैसियस साइकिल, गैसियस साइकिल या गैसीय चक्र लिखेंगे। पहला कौन कौन सा था इसमें बताया था मैंने? जल चक्र। चलो डालेंगे इसके अंदर, इसके अंदर लिखना प्रारंभ करेंगे। इसे लिख करके लिखेंगे जल चक्र यानी कि वाटर साइकिल लिखेंगे। पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे जल चक्र पृथ्वी, लिखेंगे जल चक्र पृथ्वी वायुमंडल प्रणाली में जल का सतत सतत संचरण है। संचरण मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन, चलना, संचरण। हाँ संचरण है। ये मैं इसी तरीका की वोकेबलरी क्यों यूज कर रहा हूं मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि एग्जाम के अंदर हमारी जो कॉलिक्वल लैंग्वेज है, यानी कि जो हमारी अपनी जो हम दैनंदिन जीवन में यूज करते हैं उस भाषा का प्रयोग नहीं करें। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि अगर आप यूपीएससी मेंस लिख रहे हैं तो अपनी जो दैनंदिन भाषा है उसका प्रयोग करने से बचें। आपको वो भाषा लिखनी है जिसे हम कहते हैं परिष्कृत भाषा। जो मैं यहाँ पर अभी बोल रहा हूं ना आपके साथ, यह सारी की सारी भाषा है परिष्कृत, जहां पर उसी विषय के यानी कि हर सब्जेक्ट की अपनी ग्लॉसरी होती है, शब्द भंडार। हाँ, तो जैसे कि एनवायरमेंट है तो इसका अपना एक शब्द भंडार है। तो याद रखें कि जब आप उस विषय के आंसर्स लिख रहे हो तो उसी विषय के शब्दकोश से उठाए हुए शब्दों का प्रयोग करें, उसी शब्द के विषयों का। इससे आपकी जो मार्किंग है वो बढ़ेगी, ये आप ध्यान रखें। ठीक है, तो मैं कहता हूं कि भाषा पर विशेष ध्यान दें। ठीक है, लिखेंगे आप जल चक्र पृथ्वी वायुमंडल प्रणाली में जल का सतत संचरण है। हाँ, जो कि सौर ऊर्जा से संचालित होता है। कैसे संचालित होता है? सौर ऊर्जा। याद आ गया? अभी मैंने आपको क्या बताया था? वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन बताया था मैंने आपको। हाँ, तो वाष्पोत्सर्जन कैसे होता है? ये है सूर्य महाराज, ये है सन देवता। जब ये गर्मी देते हैं तो ये जो वाटर है वो गर्म हो जाएगा, और गर्म होने के बाद में मैं आपको एक मॉलिक्यूल लेवल पर जाकर समझाना चाहता हूं, क्योंकि मैं ये सारी बातें मैं आपको साइंस में बताना चाहता हूं एकदम मॉलिक्यूल लेवल पर, जहां पर अभी रिसर्च भी चल रही है। कि अब जो रिसर्च है ना साइंस की, वो किस पे चल रही है? मॉलिक्यूल बेस पे चल रही है, एकदम बेस पे जाकर के। क्योंकि अगर आप मॉलिक्यूल बेस पर भी रिसर्च चलती है और वहां हम कामयाब होते हैं, तो जिन्हें हम कहते हैं कि ये है हेरिडेटरी डिसीज, यानी कि अनुवांशिक रोग, अनुवांशिक रोग ठीक हो सकते हैं। क्योंकि जहां आपकी पहली एकदम पहली इकाई, जैसे घर की पहली इकाई क्या है? ईंट। जो ईंट होती है ना, ब्रिक्स,
वो है। उसी तरीका से आपकी जो बॉडी है उसकी पहली इकाई क्या है, आपकी कोशिका, जिसे बोलते हैं सेल। सेल क्या बोलते हैं, सेल यानी कि कोशिका, आपकी कोशिका। यानी कि अब हमें कोशिका पर कार्य कर रहे हैं, हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो कोशिका पर कार्य कर रहे हैं। और कोशिका के क्या होते हैं, कोशिकांग बोलते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गन। सेल ऑर्गन के अंदर बहुत सारे क्या है, जिसके अंदर मैं आपको विज्ञान में पढ़ाने वाला हूं। एक मैंने जैसा आपको बताया था क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया तो ये भी क्या है, एक सेल ऑर्गन है। मैं बहुत सारे हैं आपको बताने वाला हूं, 8 हैं गिनती के, तो वो मैं आपको लिखाऊंगा। लेकिन मैं अभी आपको बताना चाहता हूं कि सेल जो ये सन देवता है, ये पानी कैसे वाष्पोत्सर्जित करता है। अब यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे क्या है, वाटर है। अगर ये वाटर गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा तो इससे क्या होगा कि इसके जो मॉलिक्यूल है, वाटर के मॉलिक्यूल ऊपर की ओर जाने लगेंगे। क्योंकि मैं ये जब तक आपको समझा नहीं सकता जब तक आपको मैं पूरा एटॉमिक मॉडल ना समझा दूं। क्योंकि अगर आप एटॉमिक मॉडल समझ जाते हैं तो आने वाले समय में जितना भी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ाऊंगा, बायोटेक्नोलॉजी जो हम पढ़ेंगे, एनवायरमेंट जो हम पढ़ेंगे, ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे, तो बार बार ये शब्द आएंगे और मैं बार बार आपको समझाने का प्रयास करूंगा एकदम बेसिक से। बेसिक का मतलब है मॉलिक्यूल लेवल से, और मॉलिक्यूल लेवल से जब आप समझ जाएंगे तो उसके बाद आपसे कुछ नहीं बचने वाला। समझ गए? हाँ, बस आप इतना समझ लें जब पानी गर्म होता है, यहां पे आप इतना समझ लें कि मैं एटॉमिक मॉडल समझा दूंगा तभी आपको समझाने वाला हूं। जब पानी गर्म होता है तो इसमें भी क्या है, एटॉम है, ये भी एटॉम से मिलकर बना है। इसके जो इसके तत्व है, यानी कि वाटर के जो एकदम मॉलिक्यूल है, वो अपनी कक्षा छोड़ करके बाहर चले जाएंगे। यानी कि जब कोई चीज हम हीट करते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी स्पीड बढ़ जाती है, जो उनकी कक्षाओं में गति करते रहते हैं। और ज्यादा ही हम उनका हीट बढ़ाएंगे तो वो अपनी कक्षा छोड़ करके बाहर चले जाएंगे। ये है मॉलिक्यूल स्तर। और जब वो बाहर जाएंगे तो इससे ये क्या है, वाष्पोत्सर्जित होना प्रारंभ हो जाएगा, अपनी कक्षा छोड़ करके बाहर जाने वो प्रारंभ हो जाएंगे और अपने आसपास के क्षेत्र में बहुत ज्यादा मॉइस्चर कर देंगे। मॉइस्चर आपको पता है, हमारा जो साउथ इंडिया है वहां पर दोनों साइड में, बल्कि तीनों साइड में वाटर बॉडीज है। और वहां पे इसीलिए आप देखेंगे कि सर्दियों में भी, सर्दियों के अंदर भी एक नॉर्मल टेम्परेचर वहां पर रहता है। लोग इसीलिए बहुत स्वेटर, जर्सी या बहुत मोटे कपड़ा नहीं पहनते, क्योंकि टेम्परेचर में वेरिएशन बहुत कम है, वेरिएशन कम है। क्योंकि आपको पता है, ये प्रश्न भी आया है अभी 2023 में कुछ इससे मिलता हुआ, कि जो वाटर बॉडी है वो जल्दी से गर्म नहीं होती और जल्दी से ठंडी नहीं होती। यानी कि वो टाइम लेती है गर्म होने में, टाइम लेती है ठंडा होने में। इसलिए जब तक गर्मी आती है, जब तक जैसा कि सर्दी आएंगी, सर्दी में वो ठंडा हो जाएगा, गर्मी आनी प्रारंभ होगी। जब तक वो गर्मी आएंगी तब तक वो ठंडा बना रहेगा। गर्मियों से गर्म होगा तुरंत सर्दी आ जाएंगी, और सर्दी आएंगी तो वो गर्म रहेगा। तो इसलिए दोनों के बीच में जो वेरिएशन है बहुत कम आपको देखने के लिए मिलेगा। इसलिए वहां पर आपको मॉइस्चर मिलेगा, क्योंकि वाटर बॉडी है तो वही जो अभी प्रोसेस मैंने आपको बताया है। और मॉइस्चर के साथ साथ आपको फिर एक टेम्परेचर भी समान रूप से मिलेगा, क्योंकि वाटर बॉडी है। और वो प्रश्न भी इसी से रिलेटेड है कि जो दिल्ली है वहां प्रदूषण क्यों ज्यादा है, और अन्य 3 जो महानगर है, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई, वहां प्रदूषण क्यों कम है, क्योंकि वाटर बॉडी लगी हुई है। इसीलिए मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूं। उसमें एक होता है 2 तरीका की जो वायु चलती हैं, एक बोलते हैं स्थल समीर, एक बोलते हैं समुद्र समीर। हाँ, समुद्र समीर और एक स्थल समीर, यानी कि दिन और रात में वो चलती हैं। वो मैं आगे सब बताने वाला हूं, बस आप अभी जितना जरूरत था मैं आपको इतना बता दिया। अब लिखेंगे, ये आपको एकदम समझ में आना चाहिए कि जल चक्र जो है पृथ्वी की वायु प्रणाली में जल का सतत संचारण है, जो कि सौर ऊर्जा से संचालित होता है। तो ये समझ में आना चाहिए कि सौर ऊर्जा से कैसे संचालित होता है। ठीक है, तो मेरे साथ साथ आपको बिल्कुल क्लियरिटी आनी चाहिए। हमेशा मैं बोलता हूं कि जितनी माइंड में क्लियरिटी होगी, आईएएस बनने के उतने नजदीक आप जा रहे हैं। अगर आपके दिमाग में किसी टॉपिक को लेकर के धुंधलापन है तो आप फिर आंसर नहीं लिख पाएंगे, ना तो प्रीलिम्स के कर पाएंगे ना मेंस के। अब आगे लिखेंगे हम इसमें, इसका पहला पॉइंट हमने लिख लिया। दूसरा लिखेंगे, हमारे ग्रह पर जल प्रमुख रूप से जलाशयों में, हमारे ग्रह पर, ग्रह मतलब हमारा पृथ्वी है ग्रह, हाँ, हमारे ग्रह पर जल प्रमुख रूप से जलाशयों में, महासागरों में, झीलों, नदी, ग्लेशियर, बर्फीले क्षेत्र, भूमिगत जल के रूप में संग्रहित है। अब कितनी परसेंटेज संग्रहित है ये मैं आपको ज्योग्राफी में कराने वाला हूं, अभी यहाँ नहीं, हम इसे नहीं देखेंगे। इस पे प्रश्न आते हैं कि ग्लेशियर में कितना जल है, या इस पे ये प्रश्न बनता है जब वो आपको दे देगा और कहेगा कि इनमें आपको इनको डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाए, जहां हमारा जो पीने योग्य जल है वो सबसे ज्यादा संग्रहित है। हाँ, लिखेंगे आप। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, जल एक जलाशय से दूसरे जलाशय में, जल एक
लिखेंगे जल एक जलाशय से दूसरे जलाशय में वाष्पीकरण, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन ऐसे लिखेंगे, वाष्पीकरण व वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन ऐसे लिखना है, ठीक है। हाँ, वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन, संघनन, संघनन, कंडेंसेशन, संघनन ऐसा लिखना है, संघनन। ये सब पढ़ाने वाला हूं मैं आपको क्योंकि इससे प्रश्न आते हैं। ये क्या है? सिद्धांत है। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये जो शब्द है ये अपने आप में क्या है बेटा? ये है सिद्धांत, ये है सिद्धांत। और मैंने आपको बताया कि हमें सिद्धांतिक रूप से पढ़ाई करनी है। जब कोई कहता है ना सिद्धांतिक रूप से, तो लोग सोचते हैं कि कोई शायद सिद्धांत होगा, है हाँ, एकदम मतलब बाल वाल काट करके और जेल वगैरह लगा करके ऐसी पढ़ाई करनी। नहीं, सिद्धांतिक रूप से पढ़ाई करना है। यानी कि जितने भी सिद्धांत हैं, ये जो थ्योरी आप लिखी देख रहे हैं ना, किसी ना किसी सिद्धांत के पीछे होगी, किसी ना किसी सिद्धांत के पीछे ना। अगर एक भी लाइन आप पढ़ते हैं ना साइंस के अंदर, वो किसी सिद्धांत के ऊपर होती है, ये याद रखना है ना। हाँ, तो ये सिद्धांतिक है। तो संघनन क्या है, इसकी प्रोसेस क्या है, संघनित कैसे होता है वाटर, फिर उसके बाद में रेन कैसे होती है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या है, वाष्पोत्सर्जन क्या है, ये सब पढ़ाने वाला हूं सबको। ये सारे परिवार के जो मेंबर है ना, इनको सबको पढ़ाने वाला हूं और मॉलिक्यूल बेस पर जाकर के पढ़ाने वाला हूं। पढ़ाना, समझाना, ये मेरे डीएनए में है, समझिए। हाँ, ये मेरे डीएनए में है। मैं बचपन से ही पढ़ाता आ रहा हूं। जब मैं बहुत छोटा था ना, मैं जब भी पढ़ाता था और अपने से 2 क्लास आगे के बच्चों को पढ़ाता था। यानी कि मैं 10th में था तो मैं 11th और 12th के बच्चे पढ़ाता था। तो ये मेरे डीएनए में है। तो वो पढ़ाना मेरे ऊपर छोड़ दिए, समझा तो मैं आपको दूंगा ही, ये एकदम समझा देने वाला हूं, इसकी चिंता आप ना करें, ठीक है। हाँ, कुछ लोग जानते होंगे जो अभी यूट्यूब पर देख रहे हैं, वो जानते होंगे मैं बचपन से ही पढ़ाता रहा हूं। तो पढ़ाना जो है मेरे डीएनए में शामिल है, वो मुझे इनबॉर्न क्वालिटी है मेरे अंदर, इनबॉर्न है, हाँ, जन्मजात। हाँ, समझाना लिखेंगे वर्षण, संघनन के बाद लिखेंगे वर्षण, वर्षण मतलब रेन, निक्षेपण तथा भूमिगत जल संचरण, भूमिगत जल संचरण के रूप में संचरित होता है। संचरित बार बार मैं बता रहा हूं, गति होना, संचरित होता है। इस प्रकार का चक्रण, इस प्रकार के चक्र पूर्ण होता है, इस प्रकार ये चक्र पूर्ण होता है। देखो बराबर में एक इमेज लगाई हुआ है मैंने, हाँ, इस इमेज को आप देखेंगे तो समझ जाएंगे, है ना। हाँ, इसे देख लेना, जो मैंने आपको बताया भी समझ में आ जाएगा। अब लिखेंगे कार्बन चक्र, अब लिखेंगे कार्बन चक्र, बी करके लिख लेना, कार्बन चक्र, कार्बन साइकिल, कार्बन साइकिल लिखेंगे, लिखेंगे कार्बन वातावरण के मुख्य रूप से, कार्बन वातावरण में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। कार्बन वातावरण में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में पाया जाता है। कार्बन चक्र वातावरण में जैविक इकाइयों के मध्य, बी पॉइंट लिखेंगे इसका, बी या वो सेकंड करके लिखेंगे। कार्बन चक्र वातावरण व जैविक इकाइयों के मध्य निरंतर कार्बन का आदान प्रदान है। कार्बन चक्र वातावरण व जैविक इकाइयों के मध्य, जैविक इकाई जैसे हम और पर्यावरण, हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, O2 लेते हैं और CO2 छोड़ देते हैं। हाँ, तो इनके बीच में क्या है, निरंतर कार्बन का आदान प्रदान है। लिखेंगे फिर कार्बन, थर्ड पॉइंट इसका, कार्बन वायुमंडल से पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा संग्रहित होता है। आपको बता दिया, प्रकाश संश्लेषण अलग ही कॉन्सेप्ट है, मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं आपको ऑलरेडी 3-4 बार ये बता चुका हूं। अगर कोई भी ग्रीन प्लांट, ग्रीन प्लांट जब मैं कहता हूं तो सामान्यतः ग्रीन प्लांट कहता हूं, यूं तो अलग कलर के जो प्लांट होते हैं वो भी क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। याद रखना, ये बताने वाला नहीं है कोई भी, आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे वहां आपको मिलेगा ये। मैं ये भी व्यवस्था कर रहा हूं कहीं और आपको एनसीईआरटी भी पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको बताता हूं कि ये जो ग्रीन प्लांट है, ये ही नहीं बल्कि नॉन ग्रीन प्लांट भी करते हैं। हाँ, इतना आप याद रख लेना, मैं सामान्यतः ग्रीन करते हैं इसलिए इसे ग्रीन जाना है अभी। तो ग्रीन प्लांट जो होते हैं, मैं ग्रीन ही ना बना दूं इसे, ग्रीन बोल रहा हूं और इसे बना इस तरह हूं। देखो, अगर जो ग्रीन प्लांट होते हैं, जिनका जो है पत्ती होती है ये, और इनका जो तना होता है जिसे हम बोलते हैं स्टेम, तो जो इसका तना है और जो इसकी पत्तियां हैं ये ग्रीन होती हैं। और ये क्या करती हैं, प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य की प्रकाश की स्थिति में ये क्या करते हैं,
O2 को तो क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं और CO2 को अपने अंदर अवशोषित करते हैं। और इसकी सहायता से पूरा मैं इसे बताने वाला हूं कि क्या प्रोसेस क्या होती है, केमिकल स्तर पर जाकर के हम बताएंगे। लेकिन अभी फिलहाल इतना समझ ले, क्योंकि मैं हर एक सिद्धांत को कराता जाऊंगा तो पता ही नहीं चले कि मैं साइंस पढ़ा रहा हूं या एनवायरमेंट पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है एक दूसरे की बिना जानकारी के नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। अगर आप अलग अलग साइलोज में टीचर्स से पढ़ रहे हैं, देखो मैं सबसे आपको बेसिक बात बता रहा हूं, मैं भी टीचर्स रख सकता हूं, मेरे पास भी टीचर्स हैं, मेरे पास भी कॉल आती हैं, लेकिन मैं टीचर क्यों नहीं रख रहा, मैं आपको बता रहा हूं मूल बात, क्योंकि मैं खुद से सारे सब्जेक्ट को कनेक्ट करके पढ़ाना चाहता हूं। दूसरे टीचर है पता ही नहीं है वो कहां पढ़ा रहा है, कौन सा टॉपिक चल रहा है। अब चल रहा है हिस्ट्री, उसे आप पॉलिटी से कैसे कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे एनवायरमेंट ज्योग्राफी पढ़ाने वाला अलग ही पढ़ा रहा, कहीं अलग ही धुन में है, एनवायरमेंट वाला अलग ही धुन में है, साइंस वाला अलग ही धुन में है, साइंस एंड टेक वाला अलग ही धुन में है। तो मैं चाहता हूं कि आपको एक इंटीग्रेटेड करके पढ़ाऊं, ऐसा कोर्स जो कि पूरे यूट्यूब पर नहीं है और ना ही आ सकता है, ये भी मैं आपको गारंटेड बता सकता हूं। तो ऐसा मैं लाना चाह रहा हूं कि आपको इंटीग्रेटेड करके आपकी सोच को खोल दूं, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, एकदम आउट ऑफ द बॉक्स, तो एकदम खुल कर सोचना प्रारंभ कर देंगे आप, ठीक है। किसी ने कहा है अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाओ, फिर आईएएस का सपना आंखों में सजाओ, ठीक है, फिर आईएएस का सपना आंखों में सजाओ। और भी है, आज तेरे लिए वक्त का इशारा है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। एक और मैं देखता हूं, किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। और भी मैं आपको बताऊं, इसे बार बार दोहराएं, मुश्किल तो बहुत आएंगी, क्या दोहराना है अपने आप से, मुश्किल तो बहुत आएंगी यूपीएससी क्लियर करने में, लेकिन मेरा जो जज्बा है, मेरा जो जज्बा है वो भी कम नहीं है, मेरा जो जज्बा है वो भी कम नहीं है। मुश्किलें हार मान जाएंगी, लेकिन मेरा जज्बा नहीं हारेगा। हौसला इतना है कि दिमाग में बस यही रहता है, करना है तो बस यूपीएससी। ये आपको याद रखना है, ऐसा अपने आप से बोलते रहना है, ये कार्य करता है, आपको बताऊंगा। तो ये CO2 छोड़ते हैं, CO2 लेते हैं और O2 छोड़ देते हैं, O2 को मनुष्य लेता है, और इस तरीका से ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चलती रहती है, इसे बोलते हैं हम फोटोसिंथेसिस। हाँ, लिखेंगे आगे। कार्बन चक्र वातावरण में, जब ये हो गया कार्बन, ये भी हो गया, कार्बन वायुमंडल में पौधों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा संग्रहित होती है। आगे बेसिक से कराने वाला हूं, आगे देखेंगे आप। कार्बन की एक महत्वपूर्ण मात्रा लिखेंगे, जो भी पॉइंट है उसमें डालकर लिखेंगे आप। कार्बन की एक महत्वपूर्ण मात्रा उत्पादकों व उपभोक्ताओं द्वारा श्वसन की क्रिया के माध्यम से वायुमंडल में वापस लौटा दी जाती है। O2 और CO2 बाहर आ जाएगी, ठीक है, वापस वायुमंडल में लौटा दी जाती है। नेक्स्ट लिखेंगे, कुछ कार्बन क्या है, पीट है, पीट क्या है, पीट, ऐसे लिखेंगे। पीट का मतलब है ऐसा कार्बन जो बहुत ही पुराना है। पीट का मतलब क्या होता है, ऐसा कार्बन जो बहुत ही पुराना है। अगर आप ये देखेंगे, आपने कुछ ऐसे एक टेक्निक का नाम सुना होगा, है जिसे हम जो वृक्ष होते हैं उनकी आयु का मापन करते हैं, उनकी आयु कितनी है। हाँ, रिंग, उसका रिंग गिन करके बताते हैं कि कितना है। इसका मतलब वो पता कैसे चलेगा, क्योंकि ये जो कार्बन है ना, ये जो कार्बन, वो क्योंकि पेड़ अपने अंदर कार्बन ले रहा है, उसकी लेयर्स बन जाएंगी। वो जो लेयर्स है ना उसकी, हाँ, जब वो छोटा था तो इतना था, फिर इतना 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 इतना, वो बड़ा होता गया। इसकी जो लेयर्स है ना, ये बन जाती है, और ये जो लेयर है, इनमें जो कार्बन है वो सब मतलब पीट टाइप का जो ये कार्बन है, यानी कि पीट जो होता है, अभी आपसे पूछ ले तो, यानी कि जो बहुत पुराना कार्बन है, संग्रहित है पेड़ों के अंदर, उसे हम पीट बोलते हैं। तो कुछ कार्बन पीट के रूप में पौधों के अंदर, कुछ कार्बन पीट के रूप में पौधों के अंदर संग्रहित होता है, संग्रहित रहता है, ऐसा लिखेंगे। हाँ, संग्रहित रहता है। ऐसे वृक्ष जो आमतौर पर आर्द्र भूमि और दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे, महासागरीय क्षेत्रों में, लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, महासागरीय क्षेत्रों में कार्बन लिखना, महासागरीय क्षेत्रों में कार्बन चट्टानी परतों में, महासागरीय क्षेत्रों में कार्बन चट्टानी परतों में लाखों वर्षों तक जमा हो सकता है, जो किसी भूगर्भिक प्रक्रिया के संचालन से क्षरित होकर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट के रूप में समुद्री जल
समुद्री जल वह नदियों में प्रवेश करता है, नदियों में प्रवेश करता है। अब आपको ये बात समझ में नहीं आई होगी, पक्का नहीं आई होगी, क्या आ गई नहीं ये बात समझ में आपको? यानी कि जो समुद्र होते हैं वो क्या होते हैं, सिंक करते हैं। आपको ये प्रश्न पूछा है यूपीएससी ने, यूपीएससी का ये प्रश्न है, याद रखना कि जो हमारे समुद्र हैं वो सिक्वेस्टेशन करते हैं कार्बन का, यानी कि जो हमारे एनवायरमेंट, अभी मैंने यही तो पीछे भी आपको बताया ना, ये सब चीज जुड़ी हुई है। यानी कि जो 3 महानगर है वहां प्रदूषण कम क्यों है? कोई चमत्कार है क्या? किसी देवी देवता का श्राप है क्या, या कोई उन्हें अभिशाप है, या फिर वरदान है ऐसा कि वहां कार्बन नहीं होगा या वहां प्रदूषण नहीं होगा? तो क्यों? क्योंकि जो समुद्र है वो क्या, मैंने अभी जो आपको बताया था, सी ब्रिज और लैंड ब्रिज, सी ब्रिज और लैंड ब्रिज, यानी कि जो समुद्र से हवा चलती है वो सी, और जो लैंड से समुद्र की ओर चलती है वो लैंड ब्रिज। ये जो चलती हैं ये कार्बन को समुद्र की ओर लेकर के चली जाती हैं। दूसरा क्या है कि जो समुद्र है वो सिक्वेस्टेशन ऑफ द कार्बन है, यानी कि सबसे बड़ा यदि कोई है तो वो है, क्योंकि 70% है ना, 70% पर क्या है, समुद्र है। तो ये जो यहां से कार्बन हम छोड़ रहे हैं ना, 30% पर हम हैं, चलो हम ऐसा मानते हैं मोटा मोटा, तो इस पे हम क्या है जो छोड़ रहे हैं ना, वो सिक्वेस्टेशन कौन कर रहा है, समुद्र कर रहा है। और ये देखा गया है कि जो समुद्र की जो सिक्वेस्टेशन है वो कमजोर हो रही है। इससे क्या होने वाला है कि एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन कंसंट्रेशन हो जाएगा, जिससे और भी भयावह स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अब मैं आपको बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूं आने वाले टाइम में, कि जब प्रदूषण बढ़ता है, जब प्रदूषण बढ़ता है तब भी आइस एज आने का खतरा पैदा हो सकता है। आइस एज मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, एक होती है आइस एज, यानी कि जिसे बोलते हैं हिमयुग, क्या बोलते हैं, हिमयुग, ठीक है। और एक होता है गर्म युग, एक है गर्म युग, ठीक है, ये गर्म युग। यानी कि गर्म युग, हिमयुग के बाद में आता है गर्म युग, और गर्म युग के बाद में फिर दोबारा से आता है हिमयुग। समझ गए ये मेरी बात आप? अब ये होता क्यों है, ये होता क्यों है ऐसा, मैं ऐसा मानता हूं मैं भी कि जो एनवायरमेंट है अगर वहां पॉल्यूशन बढ़ता है, ये स्टडी भी है, मैं ही क्या मानता हूं, ऐसी स्टडी है कि एनवायरमेंट में जब पॉल्यूशन बढ़ता है तो जो ये छोटे छोटे कण होते हैं ना, ये वाले, जो सूर्य से आने वाली जो लाइट है उसको क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं वापस। इंसेक्ट जो क्या होते हैं ये, अब मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊं तो मेरे दिमाग में फिर दूसरा कोई कंसेप्ट आ जाता है कि यार इससे बताने से पहले इसे बताऊं, क्योंकि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। जब ये जो सूर्य का जो लाइट है ना, ये हम तक किस फॉर्म में पहुंच रहा है, ये हमें वेव की फॉर्म में, लेकिन वेव भी तो किसी से बनी होगी ना, फोटोन से बनी है। किससे? फोटोन। ये जो फोटोन से बनी हुई है ना, अगर ये इस वाले से टकराएगी, अब क्योंकि जो पॉल्यूशन है उसमें क्या है, लेड के भी टुकड़े हैं, लेड, हाँ, क्योंकि यही तो छोड़ रहे हैं ना हम, बहुत बारीक है वो, जब इससे टकराएगा ना फोटोन, तो वो क्या है, वापस चला जाएगा। जब इससे टकराएगा ये भी, तो अगर ये मात्रा बढ़ती जाती है तो लोग ये सोचते हैं कि नहीं भैया प्रदूषण होगा तो हमारी गर्मी बढ़ जाएगी, ये नहीं, हिमयुग आने का खतरा है। नया कंसेप्ट है, हिमयुग आने का खतरा है, शीत आ सकता है, पूरी पृथ्वी पर बर्फ जम सकती है अगर पॉल्यूशन इसी हिसाब से रहता है, ठीक है, क्योंकि जो सौर्य ताप है वो नीचे तक नहीं आ पाएगा। यूं तो मानव जाति के लिए पूरा खतरा है, अगर सौर्य ताप नीचे नहीं आएगा तो जो हमारे प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी सही से, उनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, और उनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी तो जो जनसंख्या विस्फोट यहाँ पे है, जिस तरीका की जनसंख्या पृथ्वी पर है, उनके भरण पोषण के लिए बहुत कुछ है। और जो जीव जंतु है, पूरा जो साइकिल है ना, ये पूरा जो एनवायरमेंट है, मैंने आपको क्या बताया, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक अगर डिस्ट्रॉय होती है तो दूसरी प्रजाति पर खतरा मंडरा जाएगा, जो कि अभी मैं आने वाले टाइम में, अभी आपको इसी लेक्चर में पढ़ाऊंगा, जिसे बोलते हैं सिक्स्थ एक्सटिंक्शन, यानी कि एक प्रलय, सिक्स्थ एक्सटिंक्शन बोलते हैं ना, हाँ, जिसे हम बोलते हैं प्रलय, ऐसी प्रलय आने वाली है। कितनी सारी जो प्रजातियां हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, विलुप्त हो चुकी हैं, होती है ना। एक डाटा तो कहता है कि लाखों प्रजातियां, हर वर्ष लाखों प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं इस गति से, इस पेस से, और उनका पेस बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। हाँ, तो मैं यही बता रहा था आपको कि ये जो है इधर से इधर गर्म और ठंडा, तो जो हमारा जो ये कार्बन है वो समुद्र सिक्वेस्ट कर लेते हैं, इनकी जो दर है वो कम हुई है, समुद्र की जो दर है ये कम हुई है। और इस पर प्रश्न पूछे हैं यूपीएससी ने, प्रीलिम्स में आप उठा करके देखेंगे 10 प्रश्न अब तक आ चुके हैं इस कंसेप्ट से, और मैंने बताया कि कंसेप्ट बेस्ड पढ़ाई करना है, कंसेप्ट बेस्ड पढ़ाई करना है, समझ गए? सर के चक्कर में नहीं रहना मित्रों, मेरे भाई और बहनों, सर क्या करा रहे हैं उनके चक्कर में मत रहना, यूपीएससी क्रॉस करना है,
यूपीएससी क्रॉस करना है, यूपीएससी विद प्रताप से क्रॉस करना है आपको, मेरे साथ रह करके क्रॉस करना है, समझ गए? हाँ, मेरे साथ रह करके यूपीएससी के एग्जाम का बस इतना सा फंसाना है, सुनो इसे, यूपीएससी के एग्जाम का बस इतना सा फंसाना है, कागज की कॉपी, बारिश का जमाना है, फिर से दर्द है, आंखों में नमी है, फिर आग का दरिया है, फिर डूब के जाना है, समझ गए? ये याद दोहराते रहना अपने साथ, ये मेरी बातें दोहराते रहना, क्योंकि ये वो हैं जो आपको मोटिवेट करके रखेंगे। मैं ये बोलता हूं क्योंकि मैं आपको मोटिवेट करके रखना चाहता हूं। एक बार अब्दुल कलाम जी ने कहा था, एपीजे अब्दुल कलाम का नाम आपने सुना होगा, सुनना ही चाहिए, अगर नहीं सुना है तो फिर आप थोड़ा, मुझे डाउट है, ठीक है? तो उन्होंने एक बार कहा था कि महान वो नहीं है, महान वो नहीं है कि जो दिखते हैं, महान वे हैं कि जिनके पास कोई बैठ करके, जिनकी संगत में कोई आकर के अपने आप को महान समझने लगे। समझना इस बात को। मेरे पास अगर आप 1 घंटा के लेक्चर में रहते हैं, 1 घंटा मेरे साथ रहते हैं, और 1 घंटा के बाद जब आप उठते हैं तो अपने आप को अलग महसूस करते होंगे, डिमोटिवेट नहीं, यार मैं कुछ कर सकता हूं। हर आदमी टॉप नहीं है, वो टॉपर है, ठीक है, मैं भी तो टॉपर बनूंगा ना आने वाले टाइम में, मैं किसी से कम नहीं हूं। और ये पॉजिटिव माइंडसेट और उसके साथ में आपके लिए ये जबरदस्त पढ़ाई जो आपके दिमाग को खोल करके रख देने वाली है, इस तरीका की स्टडी सिर्फ एनवायरमेंट की नहीं, सिर्फ ज्योग्राफी की ही नहीं, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, एंसेंट हिस्ट्री, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल इश्यूज, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, सब कुछ इसी वे से कराने वाला हूं, जो जोड़ करके आपको। क्यों? क्योंकि स्टडी अब किताबों तक सीमित नहीं रखनी है। जो आप पढ़ रहे हैं ना, जो समाज में आप देख रहे हैं, उससे जोड़े आपस में, वो आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, जो समाज में देख रहे हैं, फिर जो किताब में पढ़ रहे हैं, दोनों में क्या सिमिलरिटी है? क्योंकि जाना तो आपको समाज की सेवा में है, सिविल सर्वेंट, तो जाना तो समाज की सेवा में। जब समाज की सेवा में आपको जाना है तो क्यों ना हम उस समाज को रख करके स्टडी करें। हमारे केंद्र में वो समाज होना चाहिए। आईएएस क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि मैं आईएएस जैसा दिखता हूं, या मेरा तो बचपन से सपना है, या कुछ और? याद करना, मैंने पीछे आपको बताया है सब कुछ। और ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए कि आप आईएएस क्यों बने, आप ही आईएएस क्यों बने। अरे 3,000 लोगों ने लिया ना इंटरव्यू, 3,000 लोग जाते हैं ना मेंस पास करके, मैं एक कंपैरिजन करके चल रहा हूं, 1000 वैकेंसी निकली है तो 3,000 लोग, और नहीं तो वो आप वेरी कर लेना 2500, 2800, 2700, ठीक है? तो वो आखिर उनमें से आप ही क्यों बने? हर 3 में से एक आईएएस बनेगा या सब सेलेक्ट होगा, तो एक ही क्यों सेलेक्ट हो? आप ही उनमें क्यों हो एक? इसका जवाब ढूंढना आप, और इसका जवाब मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में दिया है, एवरीथिंग नाउ अबाउट यूपीएससी में। आप मुझे कमेंट में लिख करके बताना क्या हो सकता है, आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं, इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना। और आप आईएएस आप ही क्यों बने, जो आपका प्रतिद्वंदी है वो क्यों ना बने, उसके अंदर ऐसा क्या कमी है, या आपके अंदर क्या विशेषता? आपको कमी नहीं पता, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको अपनी विशेषता तो पता है ना, आपके अंदर उससे अलग क्या है कि आप ही आईएएस बने, या आप ही सेलेक्ट हो, वो रिजेक्ट हो जाए। याद रखना, इसका आंसर देना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और अब आप लिखेंगे महासागरीय क्षेत्र में कार्बन चट्टानी परतों में लाखों वर्षों तक जमा रहता है, जो मैंने आपको भी बताया। ये जो चट्टान है मैं आगे पढ़ाऊंगा, ये सारा मैं पढ़ाने वाला हूं आने वाले टाइम में। अभी आप इतना समझ लें कि समुद्र के नीचे भी क्या होती है, चट्टान होती है। हाँ, नीचे भी क्या होती है, चट्टान होती है। हाँ, ये जो कार्बन है वो जाकर के सिंक हो जाता है। और आपको पता है जितना भी ये जो यूरेनियम वगैरह से हम जो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, उसके बाद में जो भी अवशेष बचता है उसे कहाँ डिस्ट्रॉय करते हैं? वो हम समुद्र के अंदर ही डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है? हाँ, बहुत कुछ बताने वाला हूं, बहुत कुछ, ठीक है। लिखेंगे, अरे मैं इमेज लगा दिया है मैंने साइड में, इसे देख लेना। हाँ, इसे पॉज करके देख लेना यहाँ पे और लिख लेना, या इसे कॉपी में बना लेना, हाथ से थोड़ा सा दर्द लेना है, जितना बोल रहा हूं उतना कर लेना है बस, ठीक है? लिखेंगे अब तीसरा, लिखेंगे नाइट्रोजन चक्र। तीसरा है, सी पॉइंट है, नाइट्रोजन चक्र। लिखेंगे नाइट्रोजन प्रोटीन का एक प्रमुख घटक है। नाइट्रोजन
प्रोटीन का प्रमुख घटक है। कनेक्ट कर लेना, मैंने भी आपको बताया था जो लुग्मिनस प्लांट है उसकी जड़ में कौन रहता है, साइनोबैक्टीरिया। और साइनोबैक्टीरिया किसका सिंथेसिस करता है, नाइट्रोजन का। और नाइट्रोजन आपको पता है, अब जो लिग्यूमिनस प्लांट होती है, जो दाल वगैरह जो होती है, उनके अंदर क्या है, वो प्रोटीन का सोर्स है, और वो प्रोटीन किससे आया है, बस ये समझ जाना। ये समझ गए, इतना आप हाँ इतना बुझाने लग गए ना हाँ इतना बूझने लग गया ना आपको, तो समझ लेना कि अब आपको कोई नहीं रोक सकता, अब आपको कोई नहीं रोक सकता। हाँ, प्रोटीन का प्रमुख घटक है, यह सभी जीवित कोशिकाओं के निर्माण का आधार है। हाँ, कोशिक वो जो बॉडी बनाते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो प्रोटीन ही तो लेते हैं। प्रोटीन शेक बना लिया, प्रोटीन में अंडे खाए, ये खाए, हाँ वो प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन जो है वो जीवित कोशिकाओं के निर्माण का आधार है। अब जीवित कोशिकाएं तो यानी कि कुछ मृत कोशिका भी होती है क्या बॉडी में, हाँ होती है। एग्जाम्पल के लिए क्या है, आपके बाल, आपके नाखून, हाँ ये सब मृत कोशिकाएं हैं। हाँ ठीक है, लिखेंगे आगे। यह कुल प्रोटीन का 16% भाग निर्मित करता है। यह कुल प्रोटीन का 16% भाग निर्मित करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नाइट्रोजन की प्राप्ति का स्रोत वायुमंडल है। नाइट्रोजन की प्राप्ति का सोर्स आपकी कितना बताया मैंने, वायुमंडल में सबसे ज्यादा क्या है, बोलो, नाइट्रोजन है। कितना है, 78% है। इसीलिए क्या है, ये नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा जो स्रोत है वो कौन है, वायुमंडल है। परंतु इसका उपापचय, इसका जो मेटाबॉलिज्म है, हाँ डाइजेशन, इसका जो मेटाबॉलिज्म है वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा, मेटाबॉलिज्म मतलब वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हमारा जो शरीर है जो खाता है उसको ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी कि डाइजेशन करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। ऑलरेडी बता चुका हूं प्रीवियस लेक्चर में। अब लिखेंगे, उपापचय पौधे व प्राणियों द्वारा सीधा अर्थात प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता। क्या आप प्रोटीन लेते हैं हवा से, क्या हवा सूंघ करके बॉडी बनाते हैं, नहीं। तो याद रखना कि हमारी जो बॉडी है, अब याद उसे आप जोड़ना प्रारंभ करें, याद करें आप, जो मैंने आपको पीछे बताया था कि हम ऑटोट्रॉप्स हैं या हेटरोट्रॉप्स हैं, हेटरोट्रॉप्स हैं। इसीलिए हेटरोट्रॉप्स है क्योंकि डायरेक्ट नाइट्रोजन तो हम ले नहीं सकते, इसलिए पहले नाइट्रोजन कौन लेगा, पौधे लेंगे। और वो जो पौधे हैं उनमें भी वो अलग अलग तरीका से, जैसे मैंने आपको बताया साइनोबैक्टीरिया, वो सिंथेसिस करेगा, फिर वो प्लांट के अंदर आ जाएगा और उस प्लांट के अंदर से आपकी बॉडी में जाएगा, जा रहा है ना घूम के। हाँ बस यही है, यही बुझाना है, यही पता करना है। अगर इतना जोड़ लिया तो समझो कि अब आप सही पहुंच रहे हैं, सही लाइन पर चल रहे हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण, जो फिक्सेशन ऑफ द नाइट्रोजन है, लिखेंगे नाइट्रोजन के स्थिरीकरण, फिक्सेशन, हाँ स्थिरीकरण ऐसे लिखेंगे, स्थिरीकरण, स्थिरीकरण यानी कि फिक्सेशन, नाइट्रोजन के फिक्सेशन, हाँ स्थिरीकरण की आवश्यकता होती है, जो कि अमोनिया नाइट्राइट्स, हाँ नाइट्राइट्स के रूप में रूपांतरित होती है और इसके पश्चात पौधे द्वारा ग्रहण किया जाता है। अब जो नाइट्रोजन है वो क्या है, अमोनिया नाइट्रेट या नाइट्राइट्स, इनके रूप में जब वो परिवर्तित हो जाती है तो वो क्या कर लेता है, पौधे उसको क्या कर लेते हैं, हाँ पौधे उसको क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। तो इस प्रकार से वो लेते हैं अपना, हाँ ये समझ गए। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है, अब लिखेंगे, ये वो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन हमने लिखा है, इसका डेफिनेशन आपको थोड़ा सा बता देता हूं एक बार, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी है, लेकिन फिर भी चलो लिखते हैं, आप लिखो इसे। नाइट्रोजन स्थिरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, लिखना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो अपेक्षाकृत गैर प्रगतिशील वायुमंडलीय N2 के जो अपेक्षाकृत गैर प्रगतिशील वायुमंडलीय N2 के अपने अधिक प्रगतिशील यौगिकों जैसे नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स और अमोनिया में परिवर्तित करता है। समझ गए, यानी कि जो अपने वायुमंडल में है उसको कन्वर्ट करके क्या कर देगा, या तो नाइट्रेट्स बना देगा, नाइट्राइट्स बना देगा, या अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। यही जो प्रोसेस है इसको क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। और याद रखना ये आपको दे सकता है उसमें, हाँ इन तीनों को, नाइट्राइट्स यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, नाइट्रोजन एनवायरमेंट, जो वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है वो नाइट्राइट्स नाइट्रेट्स या अमोनिया में कन्वर्ट होती है। तो ये वाक्य सही हो जाएगा। हाँ, अब क्यों महत्वपूर्ण है ये लिखना, यह क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है यह, लिखेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन क्यों महत्वपूर्ण है, लिखेंगे नाइट्रोजन के ऐसे प्रतिगत, बता दिया है मैंने पर लिखा रहा हूं ताकि आपको एग्जाम में आप
इसे प्रोड्यूस कर पाए। नाइट्रोजन के ऐसे प्रगतिशील रूप, नाइट्रोजन के ऐसे प्रगतिशील रूप नाइट्राइट्स अमोनिया फसलों के लिए प्रयुक्त है, फसलों के लिए उपयुक्त हैं और उनके विकास का समर्थन करते हैं या उनके विकास में सहयोग करते हैं। इसके विपरीत नाइट्रोजन की कमी में से फसल की वृद्धि, इसके विपरीत नाइट्रोजन की कमी से फसल की वृद्धि और स्वास्थ्य विकास प्रभावित होता है। अगर मैंने जैसे आपको बताया एनपीके, उससे जोड़ना है आपको, तो जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और अमोनिया है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम है, उनकी कमी जो है अलग अलग तरीका से, मैं इसे भी चार्ट बनवाऊंगा आपको कि कौन से तत्व की कमी से कौन सा होता है, लेकिन वो साइंस के अंदर मैं कराने वाला हूं। ठीक है, हाँ, तो अब तक आप इंतजार करेंगे, वो पूरा चार्ट बनवाऊंगा, प्रश्न आते हैं इससे। हाँ ठीक है, इसीलिए जरूरी है ताकि जो हमारे पौधे हैं वो जो है उनके लिए ये क्या है, महत्वपूर्ण है, इसीलिए नाइट्रोजन फिक्सेशन भी महत्वपूर्ण है। ये मैंने साइड में लगा दिया है, आप देख लेंगे। हाँ, नाइट्रोजन जो फिक्सेशन है इसकी क्या प्रक्रिया है लिखेंगे। नाइट्रोजन स्थिरीकरण की 3 प्रक्रियाएं हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण की, हाँ इस तरीका से लिखते चलेंगे। नाइट्रोजन स्थिरीकरण की 3 प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, कौन कौन सी 3 प्रक्रियाएं हैं वो लिखेंगे, ए डाल के लिखेंगे, सूक्ष्म जीवों द्वारा, सूक्ष्म जीवों द्वारा, बी पे लिखेंगे मानव निर्मित, सूक्ष्म जीव मैंने क्या बताया अभी आपको, बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, दूसरा है मानव निर्मित, जैसे अभी मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया यूरिया वगैरह हम डालते हैं, पेस्टिसाइड, तो पेस्टिसाइड के रूप में वो तो कीड़ा मकोड़ों को मारने के लिए डालते हैं। औद्योगिक प्रक्रिया के द्वारा निर्मित, जिसमें उर्वरक उद्योग, जिसमें यूरिया वगैरह आपको मैंने बताया, उर्वरक उद्योग। ठीक है, लिखेंगे। और तीसरा क्या है, सी पे लिखेंगे आप, सी में लिखेंगे कुछ वायुमंडलीय दशाएं। ठीक है, हाँ समझ गए होंगे आप, जैसे कि तड़ित झंझा, लाइटनिंग जिसे, ठीक है, ये है। तो अब आपको मैंने तीनों बताए हैं, जैसे कि आपको सूक्ष्म जीवों के द्वारा, बैक्टीरिया में साइनोबैक्टीरिया मैंने आपको बताया, नील हरित शैवाल द्वारा, मानव निर्मित यानी कि ये उद्योगों में होता है, उद्योग होते हैं, है ना, हाँ ऐसी फैक्ट्रीज होती हैं जहां पर हम यूरिया का निर्माण करते हैं और भी उसकी तरीका के। अब यूरिया में क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, इसलिए मैं उसका आपको नाम बता रहा हूं। कुछ वायुमंडलीय दशाएं ऐसी होती हैं जो कि जैसे कि लाइटनिंग होती है, तो बताते हैं कि जब लाइटनिंग होती है तब भी नाइट्रोजन का जो निर्माण है वो होता है। हाँ, अब लिखेंगे पहला, हाँ लिखेंगे कुछ सूक्ष्म जीव, लिखेंगे कुछ सूक्ष्म जीव वायुमंडल से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में सक्षम होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सक्षम होते हैं। वे नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में परिवर्तित करते हैं। वे नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे ये प्रमुख नाइट्रोजन, हाँ ये वही पॉइंट चल रहे हैं जो अभी अब मैंने आपको यहाँ पे बता रहा ना, हाँ इसी में चलेंगे, पहला सेकंड पॉइंट करके ऐसे लिख लेंगे आप, या इसी तरीका से करके लिख लेंगे, तो बनाते चलेंगे इस तरीका से। हाँ, ये प्रमुख नाइट्रोजन यौगीकरण करने वाले, ये प्रमुख नाइट्रोजन यौगीकरण करने वाले जीवाणु हैं। ये प्रमुख कौन कौन से हैं मैं लिखवा रहा हूं, उदाहरण के लिए लिखेंगे वायवीय एजोबैक्टर, वायवीय एजोबैक्टर, वायवीय एजोबैक्टर व अवायवीय
क्लॉस्ट्रिडियम, AYVA क्लॉस्ट्रिडियम, व कुछ सहजीवी नाइट्रिकृत जीवाणु, कुछ हाँ YVA मतलब जो श्वसन करते हैं यानी कि जो ऑक्सीजन लेते हैं, हाँ, और AYVA जो विदाउट प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी क्या करते हैं, श्वसन करते हैं उनके द्वारा। और कुछ सहजीवी मतलब होते हैं जो साथ रहते हैं, जैसे सहजीवी है साथ रहता है उसके, उनके द्वारा। अब यहाँ पे राइजोबियम हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी मैंने जैसा आपको बताया, ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम दूसरा क्या है, एनीबीना, इसी का मतलब इसके अलग अलग वो है सब पार्ट है, एनीबीना इसकी स्पीसीज के, और दूसरा है स्प्रुलिना, स्प्रुलिना, लिखे देता हूं मैं यहाँ पे, देखना यहाँ पे लिखे देता हूँ, राइजोबियम एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, और ब्लू ग्रीन एल्गी के ही सब स्पीसीज कौन सी है, एनाबीना, और दूसरा है स्प्रुलिना, एनाबीना और स्प्रुलिना। ये पेपर में आए हुआ प्रश्न है, ये आया हुआ है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। मैं आपको बताता हुआ चलूंगा, जो आ गया है वो आपको बता दूंगा कि ये आ चुका है, और जो आ गया है वो आ सकता है ना। 30 प्रश्नों में कम से कम मदद मिलती है प्रीवियस ईयर के पेपर आपको करने से। लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, लिखेंगे अमोनिया आयन प्रत्यक्ष रूप से पौधों द्वारा नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में ग्रहण किया जाता है। अमोनिया आयन प्रत्यक्ष रूप से पौधों द्वारा नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में ग्रहण किया जाता है। और यह अम्लीय वर्षा के रूप में हानिकारक, यह अम्लीय वर्षा के रूप में हानिकारक होता है, और समुद्रों में शैवाल प्रस्फुटन के लिए भी जिम्मेवार होता है। शैवाल प्रस्फुटन और सुपोषण दोनों के लिए ये पूरे कंसेप्ट्स हैं। मैं अभी आपको बता देता हूं। एसिड रेन होती है, जो नाइट्रोजन है वो जाकर के ऊपर जमा हो जाती है, और बारिश के साथ में जब बरसात होती है उसके साथ नीचे आती है, तो ये कलर फेड कर देती है, और जो जीव जंतु हैं उनके लिए भी हानिकारक है। और शैवाल जो होते हैं, यानी कि जब नाइट्रोजन है वो किसी वाटर बॉडी के अंदर जाता है, तो जो शैवाल है वो अचानक से, इसे बोलते हैं प्रस्फुटन हो जाता है, जिसे बोलते हैं हम एल्गी बूम बोलते हैं। तो वो एल्गी बूम हो जाता है, और जो वो उसका पूरे में फैल जाता है, वाटर बॉडी के ऊपर जो है सतह पे फैल जाता है। अब ऊपर से क्या है, जब सूर्य की जो प्रकाश है वो आता है तो वो नीचे जाने ही नहीं देता। अगर वो नीचे सूर्य का प्रकाश नहीं जाने देगा तो जो नीचे के जो पौधे हैं वो मर जाएंगे, जो समुद्र के नीचे है। तो जो और जीव हैं जो उस पेड़ पौधे पर निर्भर थे वो भी क्या है, मरने लगेंगे, और वाटर के अंदर ऑक्सीजन कम हो जाएगी, जिससे डेड जोन बन जाते हैं। मैं पढ़ाऊंगा, इससे मैंने पीछे भी आपको बताया था कि डेड जोन उसमें पढ़ाने वाला, और इनसे बनते, मैंने आपको एक ओवरव्यू तो दे ही दिया है कि होते क्या है। और सुपोषण जिसे बोलते हैं यूट्रोफिकेशन, क्या बोलते हैं यूट्रोफिकेशन, इन पे प्रश्न आ चुके हैं। एसिड रेन पर प्रश्न आ चुका है, एल्गी बूम पर प्रश्न आ चुका है, यूट्रोफिकेशन पर प्रश्न आ चुका है। ये प्रीवियस ईयर में ऐसे प्रश्न आ चुके हैं, ठीक है। हाँ जी, और इससे यही जो यूट्रोफिकेशन है यही है एक प्रोसेस करने के लिए एल्गी बूम, यानी कि सुपोषण पहुंचा, यानी कि नाइट्रोजन पहुंचा, उससे क्या है अचानक से वो ग्रोथ करेगा, और जैसे मैंने आपको बताया, जब वो ग्रोथ करेगा तो सूर्य के प्रकाश को नीचे जाने से रोक देगा, जिससे वहां के पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे, वाटर के अंदर डिप्लीशन हो जाएगा, ऑक्सीजन का जो डिप्लीशन है वो होना प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है। अब लिखेंगे कुछ पौधों द्वारा अमोनिया आयन को नाइट्रोजन स्रोत के रूप में ग्रहण किया जाता है, ये तो मैंने बता दिया। या विशेषीकृत जीवाणुओं को दो समूहों द्वारा नाइट्रोजन या नाइट्रेट के रूप में ऑक्सीकृत किया जाता है। अब जल्दी जल्दी लिखेंगे क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है। लिखेंगे उदाहरण के लिए ऐसे कौन कौन से हैं ये जीव, कौन कौन से बैक्टीरिया हैं, जीवाणु कौन कौन से हैं। नाइट्रोसोमान लिखना, नाइट्रोसोमांस बैक्टीरिया है, ये अमोनिया को नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित करता है। ऐसे लिखेंगे नाइट्रोसोमांस। नाइट्रोसोमोनास
हाँ, NITROSOMONAS नाइट्रोसोमोनास। ये क्या करता है, अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित करता है। और एक होता है नाइट्रोबैक्टर, एक होता है नाइट्रोबैक्टर। यह बैक्टीरिया नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करता है। समझ गए, दोनों बातों को याद रखने ये, यानी कि नाइट्रोसोमा जो होता है, नाइट्रोसोमोनास जो होते हैं वो अमोनिया को नाइट्रोजन में और नाइट्रोजन को फिर नाइट्रेट में कौन परिवर्तित करता है, नाइट्रोबैक्टर। लिखेंगे इसे नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर क्या करता है, जो आपका नाइट्रोजन है यानी कि जो नाइट्राइट है, यानी कि जो बैक्टीरिया है ये नाइट्रेट को, यह बैक्टीरिया इस नाइट्राइट को नाइट्रेट में परिवर्तित करता है, नाइट्राइट को नाइट्रेट में परिवर्तित करता है, याद रखना है। ठीक है, आगे लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। बैक्टीरिया द्वारा मृदा में संश्लेषित नाइट्रेट्स को पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है। नाइट्रेट्स को याद रखना, नाइट्रोजन को नहीं, नाइट्रेट्स को ग्रहण किया जाता है और पौधे इन्हें एमिनो एसिड्स से बोलते हैं, एमिनो अम्ल में बदल देते हैं। पौधे इन्हें एमिनो एसिड्स में बदल देते हैं जो प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। एमिनो एसिड से क्या होते हैं, हाँ, बिल्डिंग ब्लॉक्स, यानी कि जो सेल्स का निर्माण करते हैं और आपकी जो मसल्स है वो बनती है, प्रोटीन ही बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। आगे लिखेंगे, इस प्रकार यह नाइट्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतर पोषण स्तरों में पहुंचता है। इस प्रकार यह नाइट्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतर पोषण स्तरों में पहुंचता है और एक्सक्रीशन मतलब त्यागना, हाँ, एक्सक्रीशन मतलब त्यागना, कोई भी चीज बाहर निकालते हैं हम, वो एक्सक्रीट करते हैं। हाँ, त्यागना यानी विसर्जन करना। हाँ, एक्सक्रीशन के द्वारा जीवों की मृत्यु के द्वारा यह नाइट्रोजन मृदा में अमोनिया के रूप में, हाँ, यह नाइट्रोजन मृदा में अमोनिया के रूप में पहुंच जाती है। अब आ गया बात समझ में, यह नाइट्रोजन मृदा में अमोनिया के रूप में पहुंच जाती है। अब समझ में, जो शुरू में बताया, यानी कि ये एक चक्र बन गया, पीछे बता चुका हूं मैं, हाँ, वो सुना है ध्यान से तो ये समझ में आ गया होगा। आगे लिखेंगे, मृदा नाइट्रेट की कुछ मात्रा जल में अत्यधिक घुलनशील होती है। लिखेंगे, मृदा नाइट्रेट की कुछ मात्रा जल में अत्यधिक घुलनशील होती है, जो कि भूमिगत जल तथा सतही जल के द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र से प्रवाहित होकर तंत्र में ह्रास हो जाती है, यानी कि वहीं जाकर के वो विलुप्त हो जाती है। आगे लिखेंगे, मृदा और समुद्र में कुछ विशेष, लिखेंगे, मृदा और समुद्र में कुछ विशेष विनाइट्रीकृत बैक्टीरिया जैसे स्यूडोमोनाज होते हैं। मृदा और समुद्र में कुछ विनाइट्रीकृत बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन को उदासीन करते हैं, नाइट्रोजन को खत्म करते हैं। हाँ, विनाइट्रीकृत, जैसे कि स्यूडोमोनाज, कैसे लिखेंगे, स्पेलिंग देख लेना, PSEUDOMONAS, इसे क्या बोलते हैं, स्यूडोमोनास। हाँ, स्यूडोमोनास, हाँ, इसे पी इसमें साइलेंट है। हाँ, स्यूडोमोनास होते हैं जो नाइट्रेट या नाइट्राइट को मौलिक नाइट्रोजन में परिवर्तित करते हैं। जो कि क्या करते हैं, नाइट्रेट या नाइट्राइट को मौलिक नाइट्रोजन में परिवर्तित करते हैं। यह नाइट्रोजन वायुमंडल में विलुप्त हो जाती है। इस प्रकार नाइट्रोजन चक्र पूर्ण हो जाता है। कितनी सुंदर बात है, समझ गए, कुछ भी खत्म नहीं हो रहा है, कुछ भी जो मैंने आपको बताया है उससे कनेक्ट कर लेंगे, एकदम दिमाग में चिपक जाने वाली है ये सिद्धांत, ये सब सिद्धांत है, याद रखना। समय समय पर तड़ित झंझा गैसीय नाइट्रोजन को वायुमंडल में अमोनिया और नाइट्राइट्स के रूप में परिवर्तित करता है। समय समय पर तड़ित झंझा गैसीय नाइट्रोजन को वायुमंडल में अमोनिया और नाइट्राइट्स के रूप में रूपांतरित करता है, जो कि पृथ्वी के धरातल पर वर्षा के रूप में पहुंचती है, तथा जो बाद में मृदा तक पहुंचकर पौधों द्वारा उनका उपयोग किया जाता है।
पौधों द्वारा उनका उपयोग किया जाता है। अब आगे इस बात समझ में आई, यानी कि जो गैसीय नाइट्रोजन को अमोनिया या नाइट्राइट्स में बदल देता है, और यही नाइट्राइट्स जो है वो पौधों द्वारा ली जाती है। ये पूरा चक्र आपको समझ में आ गया। हाँ, अब ये जो साइड में आप देख रहे हैं, ये वाला जो इमेज आप साइड में देख रहे हैं, इसे आप ध्यान से देखें और पॉज करके इसे बनाएं अपनी कॉपी में, जहां आप अभी नोट्स बना रहे हैं इसे बनाएं और इसे समझने का प्रयास करें। अगर आपको पेपर में आता है नाइट्रोजन चक्र सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखना, और सबसे ज्यादा टिपिकल भी है। अगर हम तीनों की इनकी कंपैरिजन करते हैं तो ये सबसे ज्यादा टिपिकल है। ठीक है, तो ये देख लिया आपने, देख लिया, ध्यान से देखना है। हाँ चलो अब देखेंगे आगे, हम यहां पे आगे देखेंगे। अब लिखेंगे लिखेंगे अवसादी चक्र। वहां पे हमने लिखा था ना सेकंड पर, हाँ अवसादी चक्र। अब लिखेंगे यहां पे हम अवसादी चक्र। अवसादी चक्र, सेडिमेंट साइकिल लिखेंगे। अब फास्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीशियम अवसादी चक्र के जरिए, अवसादी चक्र के जरिए परिसंचरित होते हैं, परिसंचरित होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे अवसादी चक्र में शामिल, अवसादी चक्र में शामिल, अवसादी चक्र में शामिल तत्वों का चक्रण वायुमंडल के जरिए नहीं होता, वायुमंडल के जरिए नहीं होता, बल्कि यह अपर्दन, बल्कि यह अपर्दन, निक्षेपण, पर्वत निर्माण, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी गतिविधि जो होती है, मैंने पढ़ाया है कुछ कुछ आपको पहले भी पढ़ाया है। हाँ, ज्वालामुखी गतिविधि किसमें पढ़ाया है? इंडियन ज्योग्राफी में। हाँ, ज्वालामुखी गतिविधियों वह जैविक परिवहन के जरिए चक्रित होता है। जैविक परिवहन वही ह्यूमन, ह्यूमन के द्वारा, ह्यूमन की बॉडी बनी है, वो फिर एक दिन मर जाएगा, उसका क्रीमेशन हो जाएगा, वो जो भी तत्व से मिलकर बना है वो दोबारा से शामिल हो जाएंगे इसी नेचर के अंदर। ठीक है, साइड में आप देखना, मैंने एक इमेज लगाया हुआ है। हाँ, इसे आप पढ़ेंगे, वेदरिंग ब्रेक्स रॉक डाउन इन दैट स्मॉल पीसेस कॉल्ड द सेडिमेंट, यानी कि जो रॉक होती हैं वेदर के द्वारा वो टुकड़ों में टूट जाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? सेडिमेंट्स कहते हैं। अच्छे से समझाया है आपको, क्योंकि गर्मी होती है। वेदरिंग समझाया क्या मैंने आपको? वेदरिंग क्या है? हाँ, वेदरिंग एक प्रोसेस है, वेदरिंग एक प्रोसेस है। जैसे कि आप मान लो ये कोई पहाड़ है, सपोज करो ये कोई पहाड़ है, और यहां पर क्या है कि आपको पता है कि गर्मी आएंगी, गर्मी के बाद में बरसात आएंगी, सर्दी आएंगी, जो मौसम जो बदलेगा। अब गरम गरम कोई भी आप देखें, कोई गरम पत्थर उसे गरम करें, अचानक से उस पर क्या पानी डाल दें तो क्या हो जाएगा? वो तिड़क जाएगा ना, जगह जगह से वो तिड़क जाते हैं। अब पहाड़ है, गर्मी हो रही है, अब गर्मी के बाद में क्या आती है? बरसात आएंगी। तो जैसे पहाड़ गर्म है, वो अचानक से ऐसा तो नहीं है कि घटा हुआ और एकदम ठंडा हो गया, नहीं, तुरंत बरसात हो गया। जैसे ही बरसात उनके ऊपर होगा वो तिड़क जाते हैं, टूट जाते हैं। अब जब वो टूटेंगे तो नीचे की ओर गिरने प्रारंभ होंगे। एवलांचेस तो होती है वो बर्फ की, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि वो जो पहाड़ है वो जो टूटेंगे वो नीचे की ओर गिरेंगे, नीचे गिरेंगे तो वो ब्रेक होते जाएंगे। तो ब्रेक होकर के वो छोटे छोटे जो पीस टूटेंगे उन्हें हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्स। और ये इमेज जो दिखाया हुआ है इसे आप ध्यान से देखें, देखें और समझें। दो इमेज है, देखना, ये समझ रहे हैं? हाँ, बना लेना है ऐसे ही कॉपी के अंदर अपना। अब आप पहला डालना है इसमें फास्फोरस चक्र, पहला डालेंगे फास्फोरस चक्र, डालेंगे फास्फोरस चक्र, लिखेंगे फास्फोरस जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में, फास्फोरस जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और जल की गुणवत्ता को बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और जल की गुणवत्ता बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट लिखेंगे कार्बन और नाइट्रोजन चक्र के विपरीत, कार्बन और नाइट्रोजन चक्र के विपरीत, जो कि प्राथमिक रूप से वायुमंडल से शुरू होते हैं, यह कार्बन और नाइट्रोजन चक्र के क्या है? विपरीत है। हाँ, ये विपरीत है उनके। लिखेंगे तीसरा पॉइंट, फास्फोरस एक खनिज के रूप में भी, फास्फोरस एक खनिज के रूप में विशाल मात्रा में, फास्फोरस एक खनिज के रूप में विशाल मात्रा में फॉस्फेट चट्टानों में पाया जाता है तथा एक चक्र के रूप में, वह अपर्दन
वह खनन की गतिविधियों के जरिए अपर्दन, अपर्दन वही है जो वेदरिंग के बाद जो होता है ना, हाँ अपर्दन, और गतिविधियों के जरिए पारिस्थितिकी तंत्र में प्रवेश करता है। अपर्दन के, हाँ मतलब उसके अंदर क्या डिग्रेड होना अपर्दन है। ये इमेज आप बराबर में देख रहे हैं, आप ये इमेज आप देख रहे हैं बराबर में, इसे देखेंगे और अपनी कॉपी में बनाएंगे इसे। ये आपका कार्य है, छोड़ना नहीं है कल कर लूंगा, नहीं अभी बनाएंगे, इसे बना लेना। लिखेंगे फास्फोरस का एक विशेष रूप, लिखेंगे फास्फोरस एक पोषक, लिखना फास्फोरस एक पोषक के रूप में झील पारिस्थितिकी तंत्र में जड़ों और तैरने वाले सूक्ष्म पादपों के वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। फास्फोरस एक पोषक के रूप में झील पारिस्थितिकी तंत्र में जड़ों और तैरने वाली सूक्ष्म पौधों के वृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण है। तो ये मैं आगे बताऊंगा आपको कि कुछ पौधे होते हैं जो कि किसमें नहीं, इसके ऊपर प्रश्न आ चुका है यूपीएससी में। हाँ, इसे क्या बोलते हैं, तैरने वाले पौधे। तो उनको भी क्या है, सूक्ष्म, ये एक तरीका की एग्रीकल्चर भी होती है। जो शहर होते हैं, बड़े बड़े शहरों में इस तरीका की एग्रीकल्चर की जा रही है, जहां धरती नहीं है बल्कि जमीन मिट्टी के रूप में क्या कर रहे हैं, वो पोषक जो वाटर होता है वो वाटर जाता रहता है। आप गूगल पे या यूट्यूब पर डाल के देखना, मैं यहाँ पे लगा दूंगा, वैसे चलो कोशिश करूंगा। तो उसमें क्या है कि जो पोषक वाटर है उसी से जो पेड़ है वो पोषक तत्वों का क्या कर रहे हैं, अवशोषण कर रहे हैं। मिट्टी नहीं है, सॉइल लेस एग्रीकल्चर है वो। हाँ बताऊंगा वो आगे, ठीक है। हाँ लिखेंगे तैरने वाले सूक्ष्म पादपों के वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं। लिखेंगे फास्फोरस के प्रमुख स्रोत पृथ्वी का क्रस्ट है। फास्फोरस का जो प्रमुख स्रोत है वो क्या है, पृथ्वी का क्रस्ट है। हाँ लिखेंगे धरातल पर फास्फोरस सामान्यतः फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। धरातल पर फास्फोरस किसके रूप में पाया जाता है, फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। तथा अपक्षय और अपर्दन की प्रक्रियाओं के जरिए यह नदियों और धाराओं में प्रवेश करता है। यह नदियों में चला जाता है, जब बरसात होती है तो उसके धुल करके ये नदियों में चला जाता है और वहां यह समुद्र में प्रवाहित हो जाता है। लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, समुद्र के अंदर जैसे ही यह फास्फोरस महाद्वीप मगन तट पर एक घुलनशील निक्षेप के रूप में जमा होता है, एक घुलनशील निक्षेप के रूप में जमा होता है, तथा लाखों वर्षों के बाद जैसे महाद्वीपीय मगन तट का उत्थान होता है और महाद्वीपीय मगन तट समुद्र तल से बाहर आता है, यह फॉस्फेट भूमि पर प्राप्त होता है। समझ गए? समझाया है, आप इसे समझ गए होंगे। ये वाला पॉइंट कि जो महाद्वीपीय मगन तट है ये वहां जमा हो जाएगा, वहां पे ये जमा हो जाएगा और उसका जब उत्थान होगा यानी कि वो उठेगा ऊपर की साइड, तब ये जो है कभी भी आने वाले टाइम में भूमि पर प्राप्त होने लगेगा। हाँ देखेंगे अगर कुछ भी ऐसा है कि जो आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं इसे संडे में देखूंगा, लाइव आने का प्रयास करूंगा, नहीं तो आगे ये बहुत बार आने वाले हैं, ये यहीं पे खत्म नहीं होने वाले, मैं इंटीग्रेटेड करके पढ़ाऊंगा आपको। लिखेंगे नेक्स्ट, कुछ समय बाद अपक्षय की क्रिया द्वारा फॉस्फेट चट्टानों से मुक्त होता है। फॉस्फेट चट्टानों से मुक्त होता है और इस प्रकार भू रासायनिक चरणों के जरिए इस चक्र की शुरुआत हो जाती है। फ्रेंड्स यहां पर ये जो पूरी जो साइकिल्स हैं वो खत्म होती हैं, आपके भू रासायनिक जो चक्र है, जैव भू रासायनिक जो चक्र हैं ये खत्म होते हैं। और एक प्रश्न इस पर 2021 में आया हुआ है, एक प्रश्न है सन 2021 में यूपीएससी ने इससे एक प्रश्न पूछा था, मैं आपको बोल रहा हूं और आप इसका आंसर करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे। वहां पर मैं जो सही आंसर होगा उसको हार्ट दे दूंगा और हो सकता है उसे पिन कमेंट भी कर दूं मैं, ठीक है। तो प्रश्न क्या है, निम्नलिखित जैव भू रासायनिक चक्रों में से किसमें चट्टानों का अपक्षय चक्र में प्रवेश करने वाले पोषक तत्वों से निर्मुक्त होने का मुख्य स्रोत है। ठीक है, इंग्लिश में भी देख लेंगे। In case of which one of the following biochemical cycles the weathering of the rocks is the main source of the release of the nutrients to enter the cycle। और विकल्प दिए गए कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, फॉस्फोरस चक्र और सल्फर चक्र। एक मैंने आपको इसमें नहीं पढ़ाया है, सल्फर चक्र देखेंगे, वो नेक्स्ट यूनिट में आएगा तो मैं आपको वहां करा दूंगा, लेकिन आपको इसका आंसर करना है
ठीक है, कमेंट बॉक्स में जो भी आंसर सही होगा मैं उसको हट दे दूंगा या फिर पिन कमेंट कर दूंगा उसे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आपने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।